आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएनएसएस का चैप्टर नंबर 26 जिसमें दे रखे हैं सेक्शन 337 से लेकर 366 तक के प्रोविजन। ये इंक्वायरी एंड ट्रायल के जनरल प्रोविजन है और यहाँ पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इन प्रोविजंस के बजाय सीआरपीसी में कौन से प्रोविजंस होते थे। जो भी प्रोविजन होते थे उन पे अपन लोग गौर नहीं करेंगे, हम गौर करेंगे सिर्फ और सिर्फ जो नया नया है। ओके, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं जुडिशरी, एपीओ या किसी भी लॉ से रिलेटेड एग्जाम के लिए और आपके एग्जाम में बीएनएसएस, बीएसए, बीएनएस, टीपीए, सीपीसी या कोई भी सब्जेक्ट जो लिस्ट में मेंशन है वो अगर पूछा जाता है, जिसके मैंने बनाए हुए हैं नोट्स, चाहे एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हों या फिर आते हों डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस, सब जगह जो नोट्स मैंने बनाए हुए हैं वो आपको हेल्प करने वाले हैं। अपने नोट्स में मैंने सेक्शंस को फ्लो चार्ट्स में ब्रेक डाउन करके लिखा हुआ है ताकि आपको वो इजीली समझ में आ जाए। साथ ही आपको हर एक सेक्शन से रिलेटेड जो भी रिसेंट के केसेस होते हैं एंड लैंडमार्क केसेस होते हैं वो सब आपको नोट्स में मिल जाएंगे। मतलब ऐसा कंटेंट जिसको पढ़ने के बाद ना आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बस क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। फिर देखना आपकी तैयारी कितनी आसान हो जाती है। ये सिर्फ नोट्स नहीं है, ये मेरे रात दिन की मेहनत है जो कि इनको प्रिपेयर करने में मैंने लगाई है ताकि मैं आप लोगों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। दैट्स व्हाई दीज आर टू द पॉइंट नोट्स और इनको मैंने बनाया ही इस तरीके से है ताकि आपका टाइम फालतू चीजों पे जाया होने से बच जाए और आप सिर्फ उतना पढ़ो जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। तो अपनी तैयारी को स्मार्टली बूस्ट करने के लिए आप भी परचेस कर सकते हैं मेरे नोट्स। कैसे परचेस करना है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसको स्टडी को जीनत के नाम से सेव कर लो। उसके बाद मेरी व्हाट्सएप प्रोफाइल पे जाओ और जो भी नोट्स आपको परचेस करना है वहां से उसको सिलेक्ट करो और उसके बाद मुझे व्हाट्सएप करो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्शन 337 ऑफ बीएनएसएस की, इसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए डबल जेओपार्डी के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन मिल रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ फंडामेंटल राइट, उसके बारे में कहां पर मिल रहा है। आर्टिकल 20 क्लोज 2 में क्या कह रहा है ये आर्टिकल कह रहा है कि अगर किसी पर्सन को प्रोसिक्यूट किया देन पनिश किया तो तब जिस ऑफेंस के लिए ऐसा किया गया उस ऑफेंस के लिए उसको फिर से प्रोसिक्यूट एंड पनिश नहीं किया जाएगा। ओके, ये चीज सिर्फ उस ऑफेंस के लिए एक बार होगी, एक से ज्यादा बार नहीं होगी। तो ये जो प्रिंसिपल है ये रिफ्लेक्ट करता है किस चीज को, ऑट्रीफॉइस कॉन्विक्ट को, क्योंकि यहां पर सिर्फ कॉन्विक्टेड पर्सन को अगेंस्ट डबल जेओपार्डी प्रोटेक्शन मिल रहा है। वही जो आपका सेक्शन 337 है बीएनएसएस का, ये कॉन्विक्टेड पर्सन एज वेल एज एक्विटेड पर्सन दोनों के लिए है। इसलिए अपन लोग कहते हैं कि यहां पर ऑट्रीफॉइस कॉन्विक्ट एज वेल एज ऑट्रीफॉइस एक्विट दोनों लगते हैं। इसलिए जिस पर्सन को कॉम्पिटेंट कोर्ट ने पहले कॉन्विक्ट किया या फिर जिस पर्सन को प्रीवियसली एक्विट किया उसको फिर से सेम ऑफेंस के लिए ट्राई नहीं किया जाएगा, ऐसा आपको सेक्शन 337 में देखने को मिलेगा। ध्यान ये रखना है कि ये जो दोनों ही प्रोविजंस हैं ये आपके एक मैक्सिम पर आधारित है, नेमो देबेत विक्स सारी प्रो उनो इदम कौजा ऐसे करके पूरा मतलब कहने का ये है इसका कि सेम ऑफेंस के लिए बार बार परेशान नहीं करना चाहिए। ओके, इवन जो रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल दे रखा है सीपीसी में सेक्शन नंबर 11 में वो भी इस चीज को रिफ्लेक्ट करता है। एंड बीएनएस में जो आपको देखने को मिलेगा सेक्शन नंबर 9 वो भी इस चीज को रिफ्लेक्ट करता है। एंड इवन बीएसए का सेक्शन नंबर 34 भी यहां पर आप लिंक कर सकते हो। तो सेक्शन 337 जो बीएनएसएस में दिया गया है इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉम्पिटेंट कोर्ट। कॉम्पिटेंट कोर्ट ने अगर किसी पर्सन को किसी ऑफेंस के लिए कॉन्विक्ट किया या फिर एक्विट किया तो तब सेम ऑफेंस के लिए उसको वो फिर से ट्राई नहीं करेगी, पहली चीज। दूसरी चीज कह रहे हैं कि सेम फैक्ट के आधार पे किसी अनदर ऑफेंस के लिए जिसका डिफरेंट चार्ज अंडर सेक्शन 244 सबसेक्शन 1 लगाया जा सकता था या फिर जिसके लिए अंडर सेक्शन 244 सबसेक्शन 2 कॉन्विक्ट किया जा सकता था, सेम फैक्ट के आधार पे उस अनदर ऑफेंस के लिए उसको ट्राई नहीं किया जाएगा। ओके, जब तक कि ये जो कॉन्विक्शन है उसका या एक्विटल है एनफोर्समेंट में है। इसका मतलब क्या है, यानी कि जब तक कि वो कहीं अपील वगैरह में या किसी और तरीके से सेटिसाइड वगैरह नहीं हो जाता है तब तक। एग्जाम्पल के लिए आप इलस्ट्रेशन सी देख सकते हो जो कि ये कह रहा है कोर्ट ऑफ सेशन ने ए को चार्ज किया एंड कॉन्विक्ट किया बी के कल्पेबल होमिसाइड के लिए, तो सेम फैक्ट के आधार पे वो बी के मर्डर के लिए उसको फिर से ट्राई नहीं कर सकते हैं। और ये सबसेक्शन 1 में जो हमने बात पढ़ी ये जनरल रूल है, इसके अभी आपको एक्सेप्शंस भी दिखेंगे बट उनको पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा चार्जेस के जो सेक्शंस है ना, जैसे कि सेक्शन 244 का यहाँ पे जिक्र आया, ये आपको पता होना चाहिए। और अभी आगे जब हम बढ़ेंगे तो वहां पे सेक्शन 243 का जिक्र आएगा, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो जल्दी से जाके उनको एक बार देख कर आओ कि वो किस बारे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे सबसेक्शन 1 में जनरल रूल जो दे रखा था सेक्शन 337 में, उसके आगे क्या एक्सेप्शन दे रखे हैं। आगे एक्सेप्शन उसके दे रखे हैं सबसेक्शन 2 से सबसेक्शन 6 तक, जिनमें से सबसे पहले सबसेक्शन 2 ये कहता है कि अगर किसी पर्सन को एक्विट किया गया या कॉन्विक्ट किया गया उसको ना
सब्सिक्वेंटली किसी डिस्टिंक्ट ऑफेंस के लिए ट्राई किया जा सकता है, जिसका ना सेपरेट चार्ज उस पे फॉर्मल ट्रायल में अंडर सेक्शन 243 सबसेक्शन 1 लगाया जा सकता था। बट ये चीज करी जाएगी किसकी कंसेंट से? स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट से। जो सेक्शन 243 ना बीएनएसएस का, वो क्या कहता है सबसेक्शन में कि अगर सीरीज में कोई एक्ट्स होते हैं तो उनका क्या कर सकते हैं, एक साथ चार्ज लगा के ट्रायल वगैरह कंडक्ट कर सकते हैं। क्योंकि वो जो सीरीज में हुए हैं एक्ट, अगर वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट है तो इट इज बेटर कि उनको एक साथ चार्ज लगा के ट्राई कर लिया जाए। एक बार ना जरूर चेक कर लेना सेक्शन 243, तभी आपको ये चीज समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्स वाई के घर में हाउस ब्रेकिंग एट नाइट करता है, जिसका एक्स के ऊपर चार्ज लगा के ट्राई करके एक्स को कॉन्विक्ट कर दिया जा चुका होता है। बाद में वाई ये रिवील करती है, जो कि विक्टिम है, विक्टिम को वैसे सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज वाई ऑफ बीएनएसएस में ही डिफाइन किया गया है। तो जो विक्टिम है वो ये रिवील करती है कि एक्स ने एट द सेम टाइम उसके साथ रेप भी कमिट किया था, जिसके बारे में ऐसा होता है ना, जो रेप वाला ऑफेंस होता है उसके लिए कई बार महिलाएं जो होती है ना, वो हिम्मत नहीं जुटा पाती हैं बताने की कि ऐसा भी हो गया था हमारे साथ, तो इसलिए वो नहीं बता पाई। तो अब वो बाद में ये चीज बता रही है, तो तब जैसे कि इस वाले ऑफेंस को, ये जो पहले ऑफेंस हुआ था, इसी के साथ चार्ज लगा के अंडर सेक्शन 243 सबसेक्शन 1 ट्राई किया जा सकता था, क्योंकि सेम ट्रांजेक्शन का ये दोनों ऑफेंस पार्ट थे, बट नहीं किया गया। तो अब ये जो डिस्टिंक्ट ऑफेंस है, ये रेप वाला जो रह गया था, इसके लिए अंडर सेक्शन 337 सबसेक्शन 2 स्टेट गवर्नमेंट से कंसेंट लेनी पड़ेगी दोबारा से, अगर एक्स को ट्राई करना है तो। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। सबसेक्शन 3 में ये बोल रहे हैं कि किसी पर्सन को अगर कॉन्विक्ट किया है, यहाँ पे ध्यान रखना कि एक्विटल नहीं लिखा है, सिर्फ कॉन्विक्टेड लिखा है। तो अगर किसी पर्सन को कॉन्विक्ट किया किसी पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए, तो जिस एक्ट की वजह से उसका वो ऑफेंस बन रहा था, बाद में उसका अगर कोई और कंसिक्वेंस होता है और उस कंसिक्वेंस को अगर उस एक्ट के साथ मिलाते हैं, तो डिफरेंट ऑफेंस अगर बन रहा है, तो उस न्यू ऑफेंस के लिए उस पर्सन को फिर से ट्राई किया जा सकता है, अगर वो कंसिक्वेंस जब कन्विक्शन पास हुआ था, या फिर जिसके बारे में पहले कोर्ट को फर्स्ट कन्विक्शन देते टाइम पता नहीं था। यहां पर लिख लेना बीच में नोट, ये थोड़ा ना टाइपिंग एरर हो रखा है, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। जिसके बारे में पहले कोर्ट को एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कन्विक्शन, जब वो फर्स्ट कन्विक्शन पास कर रहा था, नहीं पता था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान के चलो मैंने किसी पर्सन को ग्रीवस हर्ट किया, ओके, वो है एक्स। अब जब उसको हॉस्पिटल लेकर गए, ठीक था, वो सब बढ़िया था, उसका मस्त इलाज चल रहा था। मीनवाइल फिर जो मेरा केस चल रहा था, क्योंकि मैंने एक्स को ग्रीवस हर्ट कॉज किया, उसमें मेरे अगेंस्ट कॉन्विक्शन का जजमेंट आ जाता है। तो यहाँ पे उसके बाद होता यह है कि मैंने एक्स को जो ग्रीवस हर्ट दिया था, उसकी वजह से वो मर जाता है। तो अब मुझे एक्स के कल्पेबल होमिसाइड के लिए ट्राई किया जा सकता है। सबसेक्शन 4 ये कह रहा है कि अगर किसी पर्सन को किसी ऑफेंस के लिए एक्विट या कॉन्विक्ट किया जाता है एंड सब्सिक्वेंटली सेम एक्ट के आधार पे कोई अनदर ऑफेंस अराइज होता है, तो तब जो कोर्ट उस पर्सन को एक्विट या कॉन्विक्ट करी थी, वो उस ऑफेंस के लिए तो उसको ट्राई करने के लिए कॉम्पिटेंट थी, जिसके लिए उसने एक्विट कर दिया या कॉन्विक्ट कर दिया। बट जो अब सेम एक्ट के आधार पे सब्सिक्वेंटली अराइज हुआ है, उसको ट्राई करने के लिए वो कॉम्पिटेंट नहीं थी। तो अब ये जो सब्सिक्वेंटली अराइज हुआ है ऑफेंस, इस ऑफेंस के लिए उस पर्सन को फिर से ट्राई किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान के चलो ABC जो है, उनको रॉबरी वाले ऑफेंस के लिए जेएम फर्स्ट क्लास की कोर्ट चार्ज लगा के ट्राई करके कॉन्विक्ट कर देती है, बट बाद में पता चलता है कि इनके अलावा कुछ और लोग भी शामिल थे। इट मीन्स कि लोगों की संख्या कुल मिलाकर 5 या 5 से ज्यादा थी। तो यानी कि ये जो अब रॉबरी वाला ऑफेंस है, ये रॉबरी वाला ऑफेंस नहीं रहा है, बल्कि बन गया है डिकॉइटी वाला ऑफेंस। तो अब इन लोगों को डिकॉइटी वाले ऑफेंस के लिए फिर से ट्राई किया जा सकता है सेम एक्ट के आधार पे, इसके लिए इन्हें रॉबरी के लिए कॉन्विक्ट किया गया था। वो भी इसलिए क्योंकि जेएम फर्स्ट क्लास की कोर्ट ओनली रॉबरी के लिए उनको ट्राई कर सकती थी, क्योंकि रॉबरी वाला ऑफेंस इज ट्राइबल बाय जेएम फर्स्ट क्लास, बट डिकॉइटी वाला ऑफेंस इज नॉट ट्राइबल बाय द जेएम फर्स्ट क्लास। उसके लिए कोर्ट ऑफ सेशन इज अ कॉम्पिटेंट कोर्ट टू ट्राई दैट पर्टिकुलर ऑफेंस। ओके, अब यहाँ पे सीधे आप सबसेक्शन 6 के एक्सप्लेनेशन में देखो कि हम बीएनएसएस में पढ़ते हैं कई जगह पर कि कंप्लेन को डिसमिस किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सेक्शन 226 में आप पढ़ते हो, और आपने ये चीज सेक्शन 227 के सबसेक्शन 4 में भी देखी होगी। इसके अलावा आप कई जगह पढ़ते हो कि एक्यूज को डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो ये जो डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है एक्यूज का, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 337 ऑफ बीएनएसएस, इसको एक्विटल नहीं कंसीडर किया जाता है, यानी कि इसके लिए फिर से
उस पर्सन को जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट डिसमिस हुई है या जिसको डिस्चार्ज किया गया है ट्राई किया जा सकता है। ओके, बट एक चीज है, क्या चीज है? सबसेक्शन 5 देखो। सबसेक्शन 5 ये कह रहा है कि सेक्शन 281 वाला जो डिस्चार्ज होता है उसके लिए दोबारा से ट्रायल नहीं चलाया जा सकता है फॉर द सेम ऑफेंस एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट जिसने डिस्चार्ज दिया, या फिर डिस्चार्ज देने वाले की सुपीरियर कोर्ट की कंसेंट लेनी पड़ेगी, तभी दोबारा से ट्राई किया जा सकता है जो पर्सन डिस्चार्ज हुआ अंडर सेक्शन 281 उसको उस ऑफेंस के लिए जिसके लिए उसको डिस्चार्ज किया गया था। ओके, अब सबसेक्शन 6 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जनरल क्लोजेस एक्ट का जो सेक्शन 26 है उसके ऊपर सेक्शन 337 को इंपैक्ट नहीं डालता है, और बीएनएसएस का जो सेक्शन 208 है उसके ऊपर भी सेक्शन 337 ऑफ बीएनएसएस कोई इंपैक्ट नहीं डालता है। यानी कि अगर किसी पर्सन को मान के चलो जो ऑफेंस उसने किया है आउटसाइड इंडिया उसको ट्राई कॉन्विक्ट कर दिया गया था, बट फिर भी उसको क्या किया जा सकता है? इंडिया में फिर से ट्राई एंड कॉन्विक्ट किया जा सकता है। इसका मतलब है ये सेक्शन 338 ऑफ बीएनएसएस ये कह रहा है कि जिस केस का इंचार्ज है पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उस केस में इंक्वायरी, ट्रायल, अपील, इन चीजों के दौरान बिना किसी रिटन अथॉरिटी के ये क्या कर सकते हैं? अपीयर हो सकते हैं, प्लीड कर सकते हैं किसी भी कोर्ट में जहां पर दैट पर्टिकुलर केस की हो रही है सुनवाई। और आगे कह रहे हैं कि अगर किसी केस में किसी एडवोकेट को प्राइवेटली इंगेज किया जाता है टू प्रोसिक्यूट दैट पर्टिकुलर केस, तो तब भले ही इंगेज किया गया हो फिर भी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं एंड असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जो भी मतलब इंचार्ज हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर केस, वो ही उसके प्रोसिक्यूशन के कंडक्ट को लीड करेंगे। और ये जो प्राइवेटली इंस्ट्रक्टेड एडवोकेट है इसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के आगे झुक के रहना पड़ेगा, मेरे आगे झुक के रहना पड़ेगा, ऐसे बोलेंगे इसको। यानी कि इनके डायरेक्शन के अंडर रहकर ही काम करना पड़ेगा इन प्राइवेटली इंस्ट्रक्टेड एडवोकेट्स को। और अपन लोग पढ़े हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज वी ऑफ बीएनएसएस में क्या कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है वो जो कि अपॉइंट किया जा रहा है सेक्शन 18 ऑफ बीएनएसएस में। वही जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसको अपॉइंट कहां किया जाता है? सेक्शन 19 में। और आगे सेक्शन 2 सबसेक्शन में क्लोज वी कहता है कि जो कोई भी पीपी के डायरेक्शन में रह के काम करता है उसको भी वही कंसीडर किया जाता है कि ही इज ऑल्सो दी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेफिनेशन में इंक्लूड होता है। आगे कह रहे हैं कि ये जो प्राइवेटली इंस्ट्रक्टेड एडवोकेट है ये कोर्ट की परमिशन से सबमिट कर सकता है रिटन आर्ग्यूमेंट आफ्टर एविडेंस इन द केस हैज बीन क्लोज्ड। सेक्शन 339 बीएनएसएस का प्रोसिक्यूशन का कंडक्ट करने की परमिशन देने की पावर दे रहा है मजिस्ट्रेट को। कह रहा है क्या? कह रहा है कि इंक्वायरी या ट्रायल किसी केस का अगर कोई मजिस्ट्रेट चला रहा है तो वो क्या कर सकता है? इस चीज की परमिशन दे सकता है कि जो प्रोसिक्यूशन है वो किसी पर्सन के द्वारा कंडक्ट किया जा सकता है। एंड ये जो पर्सन होगा ना, ये पर्सन अगर कोई पुलिस ऑफिसर है तो तब वो इंस्पेक्टर की रैंक के नीचे का नहीं होना चाहिए और ना ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होना चाहिए, मतलब जिसने केस की इन्वेस्टिगेशन में पार्ट लिया है ऐसा वाला पुलिस ऑफिसर नहीं होना चाहिए। और साथ ही कह रहे हैं कि विदाउट सच परमिशन प्रोसिक्यूशन का ये कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, बट जो एडवोकेट जनरल, गवर्नमेंट एडवोकेट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं उनको इस तरह की परमिशन की जरूरत नहीं होती है। सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि जो कोई भी पर्सन कंडक्ट कर रहा है प्रोसिक्यूशन वो ये चीज पर्सनली भी कर सकता है और ये किसी एडवोकेट के थ्रू भी कर सकता है। सेक्शन 340 ऑफ बीएनएसएस आर्टिकल 20 क्लोज 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को एंश्योर करता है। आर्टिकल 22 क्लोज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अपनी चॉइस के लॉयर से अपने आप को डिफेंड करने का राइट होता है। इसीलिए सेक्शन 340 कह रहा है कि कोई भी पर्सन अगर किसी ऑफेंस का बिफोर क्रिमिनल कोर्ट एक्यूज है या फिर उसके अगेंस्ट बीएनएसएस में कोई प्रोसीडिंग वगैरह इंस्टीट्यूट हो गई है तो उसको पूरा ये हक है कि वो अपने आप को अपनी चॉइस के एडवोकेट से डिफेंड करवा सकता है। ओके, वहीं अगर किसी कोर्ट के समक्ष ट्रायल या अपील किसी एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट अगर पेंडिंग है एंड उसको कोई एडवोकेट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है और साथ ही कोर्ट को ये सेटिस्फाई होता है कि उस एक्यूज के पास सफिशिएंट मींस नहीं है एडवोकेट को इंगेज करने के, तो तब कोर्ट क्या करेगी? उसको एट द एक्सपेंस ऑफ स्टेट एडवोकेट असाइन कर देगी ताकि वो एडवोकेट उस एक्यूज को डिफेंड करे इन दैट पर्टिकुलर ट्रायल और अपील। और ये जो प्रोविजन है ये स्पेसिफिकली कोर्ट ऑफ सेशन में जो चलते हैं ना ट्रायल उनके लिए, हालांकि जो स्टेट गवर्नमेंट है
इस प्रोविजन को अदर कोर्ट्स पर भी एक्सटेंड कर सकती है। और जो हाई कोर्ट है उसको ये पावर है कि वो स्टेट गवर्नमेंट की प्रीवियस अप्रूवल से रूल बना सकती है इन चीज़ों के रिगार्डिंग। किस चीज़ों के रिगार्डिंग? कि जो एडवोकेट यहाँ पर एक्यूज को डिफेंड करने के लिए अपॉइंट किया जाएगा, उसको सिलेक्ट करने का क्या तरीका होगा, उसको क्या फैसिलिटीज दी जाएंगी, उसको क्या पैसा दिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट, रेम्यूनरेशन वगैरह क्या दिया जाएगा, क्या फीस दी जाएगी, और अदर मेजर्स जो भी नेसेसरी हैं टू इम्प्लीमेंट सबसेक्शन 1। तो ये जो प्रोविजन दे रखा है सेक्शन 341 में, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं आर्टिकल 39A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंश्योर कर रहा है, जहां पर फ्री लीगल एड का प्रावधान है, विच इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कहा गया है हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। साथ ही MH हॉस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इन तीनों केसेस में। इसके अलावा हीरामन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में ये कहा गया कि अगर इंडिजेंट एक्यूज को, जो बेचारा गरीब एक्यूज है, उसको अगर काउंसिल के लिए डिनाई किया जाता है, उसको काउंसिल नहीं अलॉट किया जाता, उसको एडवोकेट असाइन नहीं किया जाता एट द एक्सपेंस ऑफ स्टेट, और इस तरीके से उसको अनरिप्रेजेंटेड रहने दिया जाता है, तो इट विल बी डिनाइल ऑफ जस्टिस, और ये होगा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट का वायलेशन। फिर आपका सेक्शन 342 जो BNSS में दिया गया है, ये कॉर्पोरेशन एंड रजिस्टर्ड सोसाइटी जब एक्यूज होती है तो उनका क्या प्रोसीजर होता है ये बताता है। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसकी सिर्फ हेडिंग पूछी जाती है। और अभी तक हमने जितने भी सेक्शन डिस्कस किए, सारे सेक्शन की हेडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबकी हेडिंग पूछ ली जाती है एग्जाम में। अब हमारे पास आता है सेक्शन 343 BNSS का, जो कि टेंडर ऑफ पार्डन टू अकम्प्लिस के बारे में बात करता है। अकम्प्लिस से रिलेटेड आपको ध्यान होगा BSA का सेक्शन 138 एंड 119 इलस्ट्रेशन B। आखिर वहां पर है क्या? अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में बताना। अब अगर हम बात करें सेक्शन 343 ऑफ BNSS की, जो कि ये कहता है कि अगर चाहिए क्या एविडेंस, किससे? उस पर्सन से जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑफेंस में इन्वॉल्व है। कौन से ऑफेंस में? जिसके ऊपर सेक्शन 343 अप्लाई होता है। तो तब क्या किया जाता है? उस पर्सन को बनाया जाता है वायदा माफ गवाह, जिससे उससे एविडेंसेस निकाले जा सके, उससे चीजों का खुलासा करवाया जा सके। अब क्वेश्चन ये आता है कि टेंडर ऑफ पार्डन कौन करता है? देखो यहाँ पे टेंडर ऑफ पार्डन का पहले मतलब समझ लो। मैं पढ़ा रही थी अभी BNSS कुछ स्टूडेंट्स को, तो उसमें से एक बोलता है कि यहाँ पे पार्डन का मतलब वो जो राष्ट्रपति करता है वो है क्या, आर्टिकल 72 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, या फिर गवर्नर जो कर रहा है अंडर आर्टिकल 161 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये वो वाला पार्डन नहीं है। इन दोनों पार्डन को तो आप लोग लिंक कर सकते हो मर्सी पिटीशन से, जो कि अंडर सेक्शन 472 ऑफ BNSS फाइल होती है। ये बिल्कुल न्यू सेक्शन है और ये पूछा जाएगा एग्जाम में, पक्की पक्की बात है ये, चाहे प्रीलिम्स में आए या मेंस में आए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये BNSS का। तो यहाँ पे जो पार्डन हो रहा है ये वो वाला पार्डन नहीं है। यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, एक पर्सन को जो कि किसी भी तरीके से इन्वॉल्व है ऑफेंस में, उसको इस कंडीशन पे कि वो जो कुछ भी उसको पता है वो ट्रूली बताएगा, उसका ट्रू एंड फुल डिस्क्लोजर देगा, और फिर उसको क्या कर दिया जाएगा, एक्विट कर दिया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे होता है टेंडर ऑफ पार्डन। ओके, इसी चीज को कहते हैं टेंडर ऑफ पार्डन। अब ये करता कौन है? तो देखो, ये चीज इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल की किसी भी स्टेज पर CGM कर सकता है। वहीं इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कर सकता है। कैसे? ये मतलब कोई भी पर्सन जो इन्वॉल्व है इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस, ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन ऑफेंस के कमीशन में एज एन अबैटर, एज एन अटेम्प्टर, एज एन प्रिंसिपल ऑफेंडर, एज ए कॉन्स्पिरेटर इन्वॉल्व हो सकता है, या किसी भी तरीके से वो एड किया था इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस। तो मतलब किसी भी तरीके से अगर कोई पर्सन इन्वॉल्व था क्राइम में, तो उसको ये कंडीशन रख के कि मतलब अगर आपने सब कुछ ट्रूली एंड फुल्ली बता दिया जो भी आपको पता है ऑफेंस के बारे में, और इस बारे में कि आखिर कौन कौन उसमें इन्वॉल्व थे, एज ए प्रिंसिपल कौन इन्वॉल्व था, एज एन अबेटर कौन इन्वॉल्व था, तो तब आपको क्या कर दिया जाएगा, एक्विट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बनाते हैं वायदा माफ गवाह। ध्यान रखना है, CGM इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल की किसी भी स्टेज पर कर सकता है ये चीज, और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इंक्वायरी या ट्रायल की किसी भी स्टेज पर कर सकता है ये चीज। और ये जो सेक्शन है ये अप्लाई होता है उन ऑफेंस पर जो कि एक्सक्लूसिवली ट्राइबल होते हैं बाय द कोर्ट ऑफ सेशन या फिर कोर्ट ऑफ अ स्पेशल जज अपॉइंटेड अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग एंड फोर्स, और जो कि पनिशेबल होते हैं उतने इम्प्रिजनमेंट से जो कि 7 साल या उससे ज्यादा का होता है। तो जो 7 या 7 से ज्यादा सिवियर पनिशमेंट के लिए लाइबल ऑफेंसेस होते हैं उनके ऊपर लगता है ये वाला सेक्शन। मजिस्ट्रेट की क्या ड्यूटी रहती है अपॉन टेंडर ऑफ पार्डन? तो जब भी मजिस्ट्रेट टेंडर ऑफ पार्डन कर रहा है तो वो रिकॉर्ड करेगा कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, और जिस पर्सन को उसने ये ऑफर दिया उसने इसको एक्सेप्ट किया या नहीं। और फिर अगर एक्यूज एप्लीकेशन लगाते हैं जो बाकी कि भाई हमें भी इसका ये जो रिकॉर्ड आपने तैयार किया है कॉपी दो, तो फिर मजिस्ट्रेट उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इस रिकॉर्ड की कॉपी देगा।
तो जिस पर्सन को वाइदा माफ गवाह बनाया जा रहा है, अब उस पर्सन को उस मजिस्ट्रेट की कोर्ट में या फिर किसी भी अब जो आगे चलेगा सब्सिक्वेंट ट्रायल, वहां पर एज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस एग्जामिन किया जाएगा। और अगर वो ऑलरेडी बेल पर नहीं है तो तब उसको जब तक कि ट्रायल कंक्लूड नहीं हो जाता कस्टडी में डिटेन करके रखा जाएगा। और जब वायदा माफ गवाह को एग्जामिन कर लिया जाएगा उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये चीज है कि अगर वो ऑफेंस एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन है या फिर जो वायदा माफ गवाह बनाया था वो बनाया था किसने, सीजीएम ने, तो तब ट्रायल के लिए केस को कमिट कर दिया जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन में। वहीं अगर किसी कोर्ट ऑफ स्पेशल जज के द्वारा ट्राइबल है वो पर्टिकुलर ऑफेंस, तो तब उस कोर्ट को केस कमिट कर दिया जाएगा। बाकी मामलों में कह रहे हैं कि जो केस है वो मेड ओवर कर दिया जाएगा सीजीएम को, जिसको फिर वो केस खुद ही ट्राई करना होगा। सेक्शन 344 ये बता रहा है कि जिस कोर्ट को कमिट किया जा रहा है मैटर, क्या वो कोर्ट भी टेंडर ऑफ पार्डन कर सकती है, जो भी अपन लोग पढ़कर आए 343 में। तो इसका आंसर है हाँ, लेकिन कब, जब उसको कमिटमेंट किया गया केस का, उसके बाद किसी भी टाइम, बट बिफोर पासिंग जजमेंट इन दैट पर्टिकुलर केस जो कि उसके पास कमिट होकर आया है। एंड देन फिर वही आपका जो भी हमने 343 में पढ़ा वही चीजें यहां पर अप्लाई होंगी। सेक्शन 345 ये कह रहा है कि जिस पर्सन को वायदा माफ गवाह बनाया गया था 343 में या फिर 344 में बनाया गया, उसके बारे में अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये सर्टिफाई करता है, ध्यान रखना है कौन सर्टिफाई कर रहा है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्या सर्टिफाई कर रहा है कि ये जो वायदा माफ गवाह आपने बनाया है ना, ये जानबूझकर कुछ इसेंशियल चीज है जो छुपा रहा है या फिर ये गलत एविडेंस दे रहा है, तो तब जिस ऑफेंस के मामले में उसको बनाया गया था वायदा माफ गवाह, उस ऑफेंस के लिए अगर कोई अनदर ऑफेंस सेम मैटर से कनेक्टेड पता चलता है तो उस ऑफेंस के लिए, और साथ ही इस चीज के लिए भी कि उसने फॉल्स एविडेंस दिया, उसको क्या किया जाएगा, ट्राई किया जाएगा, बट नॉट ज्वाइंटली विद द अदर एक्यूज, बल्कि सेपरेटली ट्राई किया जाएगा। वहीं अगर गिविंग फॉल्स एविडेंस के लिए ट्राई करना है ना, तो उस चीज के लिए लगेगी हाई कोर्ट की सैंक्शन लेनी पड़ेगी, हाई कोर्ट की सैंक्शन। और उसके ऊपर ना सेक्शन 215 या 379 के जो प्रोविजन है वो नहीं लगेंगे। अब यहां पर सेक्शन 183 या 343 सबसेक्शन 4 में उस पर्सन के जिसको वायदा माफ गवाह बनाया गया था, कोई बयान वगैरह अगर उसने दिए थे और रिकॉर्ड किए गए थे, तो उनको ना यहां पर जो ट्रायल चलेगा जिसकी बात अभी हमने करी उस पर्सन के अगेंस्ट जिसको टेंडर ऑफ पार्डन किया गया था, उस ट्रायल में उसके अगेंस्ट एज ए एविडेंस यूज किया जा सकता है। इसके अलावा इस ट्रायल में ना एक्यूज को ये राइट भी मिलेगा कि वो ये प्ली कर सकता है कि उसने पार्डन की जो कंडीशंस हैं उनका कंप्लायंस किया, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर सर्टिफाई करके बताया ऐसा कुछ नहीं है, उसने कंप्लायंस किया, ऐसा वो प्ली कर सकता है। फिर जो बर्डन है वो प्रोसिक्यूशन पे चला जाएगा कि वो प्रूफ करे कि एक्यूज ने कंप्लाई नहीं किया पार्डन की कंडीशंस। सबसेक्शन 4 ये कह रहा है कि ये चीज की अकम्प्लिस ने कंप्लायंस किया है पार्डन की कंडीशन का या नहीं, उसको प्ली करने के लिए कोर्ट कब पूछ सकती है। तो देखो, अगर कोर्ट ऑफ सेशन में उसका ट्रायल चल रहा है तो तब कोर्ट ऑफ सेशन उसको चार्जेस पढ़कर एंड एक्सप्लेन करने से पहले कभी भी पूछ सकती है। वहीं अगर किसी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ये चीज हो रही है तो तब मजिस्ट्रेट उससे ये चीज प्रोसिक्यूशन के एविडेंस लेने से पहले पूछ सकता है कि बता भाई कि तूने टेंडर ऑफ पार्डन की जो कंडीशंस थी उसका कंप्लायंस किया या नहीं किया। सबसेक्शन 5 ये कहता है कि जैसे कि हमने सबसेक्शन 3 में पढ़ा कि जो एक्यूज है उसको राइट है कि वो कंप्लायंस प्लीड कर सकता है, तो अगर एक्यूज करता ये चीज है, वो ये कहता है कि हाँ मैंने तो भाई पूरी जो कंडीशंस थी उनको सही से कंप्लायंस किया, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो ऐसे ही बोल रहा है, तो तब कोर्ट क्या करेगी, उसके इस प्ली को रिकॉर्ड करेगी और ट्रायल के लिए आगे प्रोसीड करेगी। और जजमेंट पास करने से पहले इस बारे में स्पेसिफिक फाइंडिंग रिकॉर्ड करेगी कि उस एक्यूज ने कंप्लायंस किया है पार्डन की कंडीशंस का या नहीं किया है, और अगर फाइंडिंग ये आती है कि कंप्लायंस किया है तो तब उसको एक्विट कर देगी, चाहे बीएनएसएस में कुछ भी क्यों ना लिखा हो। सेक्शन 346 बीएनएसएस का पावर टू पोस्टपोन एंड एडजर्न प्रोसीडिंग के बारे में बात करता है, और ये कहता है कि जब तक कि सारे विटनेसेस को एग्जामिन ना कर लिया जाए तब तक इंक्वायरी और ट्रायल वगैरह जो है ये डे टू डे बेसिस पर प्रोसीड करेंगे, डे टू डे कंटिन्यू करेंगे, जब तक कोर्ट तारीख को एडजर्न करना, अगली तारीख लगाना किन्हीं रीजंस की वजह से जिनको रिकॉर्ड करेगी जरूरी ना समझे। इन प्रोवाइजो ये कह रहा है कि वही जो आपके रेप वाले ऑफेंसेस होते हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, बीएनएस के इन सेक्शंस में, यहाँ पे इसको बीएनएस कर लेना, इन ऑफेंसेस की जिस दिन चार्जशीट फाइल हुई उस दिन से इनकी इंक्वायरी या ट्रायल वगैरह जो भी है वो हो जाना चाहिए कंप्लीट विद इन 2 मंथ्स। एंड वही हमने सेक्शन 93 सबसेक्शन 2 ऑफ बीएनएसएस क्या पढ़ा था
कि जब एसएचओ को इस तरह के ऑफेंसेस की मिलती है इंफॉर्मेशन, उस तारीख से उसको इन्वेस्टिगेशन कितने टाइम के अंदर कर लेनी है कंप्लीट, 2 महीने के अंदर। तो ये 2 महीना आपने दोनों जगह अच्छे से ध्यान रखना है। वहां पे इन्वेस्टिगेशन के लिए दे रखा है ये टाइम पीरियड, और यहाँ पे दे रखा है सेक्शन 346 सबसेक्शन 1 प्रोवाइजो में किसके लिए, इंक्वायरी या फिर ट्रायल, इन दोनों के लिए। इन दिस वे सेक्शन 346 प्रोटेक्ट करता है स्पीडी जस्टिस को, which is one of the fundamental right under Article 21 of Indian Constitution। और स्पीडी जस्टिस को फंडामेंटल राइट किस केस में कहा गया था अंडर आर्टिकल 21? हुसैन खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। साथ ही एक और केस आप इस कॉन्टेक्स्ट में याद कर सकते हैं, सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई 2022 का। आगे सेक्शन 346 ये कह रहा है कि अगर कोर्ट जरूरी समझती है या फिर एडवाइजेबल है क्या करना, कि जिस ऑफेंस का उसने कॉग्निजेंस ले लिया है या जिसका उसने ट्रायल शुरू कर दिया है उसको पोस्टपोन किया जाए, या उसकी इंक्वायरी वगैरह या जो ट्रायल वगैरह है वो एडजर्न किया जाए। तो तब कोर्ट टाइम टू टाइम ये चीज कर सकती है रीजंस रिकॉर्ड करके उन टर्म्स पर जो कि उसको लग रही है सही, और कितने टाइम के लिए, उतने टाइम के लिए एडजर्न या पोस्टपोन कर सकती है जो कि कोर्ट को लग रहा है रीजनेबल। और ये जो टर्म्स लगाई जा रही हैं एडजर्न करने पर या पोस्टपोन करने पर, इसमें इंक्लूड हो सकती है कॉस्ट का पेमेंट किया जाना बाय द प्रोसिक्यूशन और एक्यूज, जिससे भी मतलब कॉस्ट कोर्ट को लग रहा है कि इससे खर्चा दिलवाना चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ पर कोर्ट क्या कर सकती है, एक्यूज को कस्टडी में रिमांड कर सकती है बाय अ वारंट। बट ये जो रिमांड है कस्टडी में किया जा रहा एट अ टाइम 15 दिन से ज्यादा के लिए नहीं किया जा सकता। एक बार में 15 दिन तक का ही रिमांड किया जा सकता है, उससे ज्यादा का नहीं। और कस्टडी में एक्यूज का रिमांड करना जस्टिफाई होगा कब, जब सफिशिएंट एविडेंस है जो कि ये सस्पिशन रेज कर रहे हैं कि एक्यूज ऑफेंस में इन्वॉल्व है, और उसको अगर रिमांड पर दिया जाएगा ना तो उससे फर्दर एविडेंसेस बाहर आ सकते हैं, तो तब यहाँ पे रिमांड पे दिया जाता है। आप लोगों ने सेक्शन 197 में पढ़ा है कि एक्यूज को किसी भी कस्टडी में 15 दिन तक डिटेन करने का ऑर्डर दिया जा सकता है, तो वहां पे टोटल 15 दिन तक ही दिया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। यहाँ पे क्या है, एक बार में 15 दिन तक का, फिर नेक्स्ट टाइम फिर से अगर रिमांड पे देना है तो फिर से कर सकते हैं 15 दिन तक के रिमांड के लिए, फिर से करना है तो फिर से कर सकते हैं। बट कहने का मतलब ये कि एक बार में सिर्फ 15 दिन, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम दे दो लेकिन उससे ज्यादा नहीं। और ये जो नंबर ऑफ रिमांड है ये कितने हो सकते हैं ये यहाँ पर नहीं बताया गया है। सेकेंड प्रोवाइजर कह रहा है कि अगर विटनेस मौजूद है कोर्ट में तो तब, जब तक कि कोई स्पेशल रीजन ना हो जिसको राइटिंग में रिकॉर्ड किया जाएगा, तब तक बिना उन विटनेस को एग्जामिन किए एडजर्नमेंट या पोस्टपोनमेंट नहीं किया जा सकता है। साथ ही एडजर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ इस आधार पे नहीं दिया जा सकता है कि एक्यूज को जो उसके अगेंस्ट सेंटेंस पास करने के लिए डिसीजन लिया जा रहा है कि वो सेंटेंस उसके अगेंस्ट पास क्यों ना करे, इसके लिए वो कारण बताएगा, इसलिए हम उसको एडजर्नमेंट दे रहे हैं, तो इस ग्राउंड पे एडजर्नमेंट नहीं दिया जा सकता है। फोर्थ प्रोवाइजर कह रहा है कि एडजर्नमेंट पार्टी के रिक्वेस्ट पे नहीं दिया जा सकता है जब तक कि जो सर्कमस्टांसेस हैं वो पार्टी के कंट्रोल के बाहर ना हो। और अगर पार्टी के इंस्टांस पर, क्योंकि सर्कमस्टांसेस उसके कंट्रोल के बाहर थे, एडजर्नमेंट दिया जा रहा है तो वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, ओनली 2। और वो भी जो अदर साइड है ना उसने अगर कोई ऑब्जेक्शन वगैरह रेज किया है उसको सुनने के बाद, और जो रीजंस हैं जिनकी वजह से ये एडजर्नमेंट दिया जा रहा है वो भी राइटिंग में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, उसी के बाद यहाँ पर एडजर्नमेंट दिया जा सकता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 बार, उससे ज्यादा बार नहीं। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि एडवोकेट अगर किसी अनदर कोर्ट में इंगेज है तो ये कोई वैलिड रीजन नहीं होगा फॉर एडजर्नमेंट, क्योंकि फिर कोर्ट ये कहेगी मतलब तुम्हारा वकील क्या कर रहा है, मतलब उससे केसेस जब समझ नहीं रहे केस वो लेता क्यों है। एंड लास्ट पॉइंट ये कह रहा है कि अगर विटनेस आया हुआ है बट पार्टी या उनका जो एडवोकेट है वो नहीं आए हुए हैं, या फिर अगर आए हुए हैं लेकिन उस विटनेस को वो एग्जामिन या क्रॉस एग्जामिन करने के लिए तैयार नहीं है, तो तब कोर्ट क्या कर सकती है, विटनेस के जो बयान है उनको रिकॉर्ड कर सकती है, और जो ये एग्जामिनेशन इन चीफ या क्रॉस एग्जामिनेशन इनको करना था उस विटनेस का, इसको स्किप कर सकती है अगर लग रहा है कोर्ट को सही, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो दे दी थी ना, अब इनकी गलती है, ये उस दिन आए क्यों नहीं या फिर ये उस दिन तैयार क्यों नहीं थे उस विटनेस को एग्जामिन या क्रॉस एग्जामिन करने के लिए। सेक्शन 347 लोकल इंस्पेक्शन के बारे में बात कर रहा है, और ये पावर दे रहा है जज को, मजिस्ट्रेट को। क्या पावर दे रहा है कि ये क्या कर सकते हैं, लोकल इंस्पेक्शन कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, इंक्वायरी, ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज पर। बट इनको क्या करना पड़ेगा, पहले जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनको इस चीज का नोटिस देना होगा। और लोकल इंस्पेक्शन में ये करते क्या हैं और क्यों करते हैं ये,
तो जो जज है या मजिस्ट्रेट है ये क्या कर सकते हैं, जो क्राइम सीन है जहाँ पर क्राइम हुआ था उस जगह पर ये खुद विजिट कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, या फिर कोई और जगह जो कि इनको लग रही है ज़रूरी। क्यों क्यों क्यों? जो एविडेंस पेश किए गए हैं उनको प्रॉपरली अंडरस्टैंड एंड एप्रिशिएट करने के लिए। और जब ये इंस्पेक्शन करेंगे उसके बाद इनको क्या करना होगा, बिना अननेसेसरी डिले के ड्यूरिंग इंस्पेक्शन इनको कोई भी रेलेवेंट फैक्ट इनको अगर ऑब्जर्व हुआ है तो उसका इनको बनाना पड़ेगा एक मेमो। और फिर वो मोमो अरे मेमो जो ये मेमो बनाया ना, ये मेमो ये बन जाएगा केस के रिकॉर्ड का पार्ट। और अगर प्रोसिक्यूटर, कंप्लेनेंट, एक्यूज या कोई भी अदर पार्टी ऑफ द केस रिक्वेस्ट करती है कि हमें भी मेमो का कॉपी चाहिए तो उनको भी ये क्या करेंगे, उस मेमो की कॉपी देंगे। सेक्शन 348 है बीएनएसएस का। ये ना पावर देता है किसको, कोर्ट को। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा ये जैसे कि कौन सा सेक्शन हमने पढ़ा था 168 बीएसए का, उसकी तरह। तो ये क्या है, ये कह रहा है कि कोर्ट इंक्वायरी, ट्रायल, अदर प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पर क्या कर सकती है, किसी भी पर्सन को एज अ विटनेस सम्मन कर सकती है। और इवन कोई पर्सन अगर आया हुआ है ना कोर्ट में, उसको भी एज अ विटनेस एग्जामिन कर सकती है, भले ही वो एज अ विटनेस ना आया हो। तो ये जो लाइन है ये कहीं ना कहीं आपको लगेगी सेक्शन 144 ऑफ बीएसए का एक्सेप्शन। इसके अलावा क्या क्या कर सकती है कोर्ट, जो ऑलरेडी एग्जामिन हो चुके हैं उन विटनेस को दोबारा से बुला के फिर री एग्जामिन कर सकती है। तो ये तो हो गया डिस्क्रिशनरी पावर। दूसरी है मैंडेटरी चीज जो कि कोर्ट को करनी है, क्या कि अगर जस्ट डिसीजन ऑफ द केस के लिए जरूरी लग रहा है क्या किसी पर्सन का एविडेंस, तो तब उस पर्सन को कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, सम्मन देकर बुलाना ही पड़ेगा फिर से, और फिर से एग्जामिन करना पड़ेगा। तो ये जो सेक्शन है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सच्चाई का पता लगाना। और इसके रिगार्डिंग एक रिसेंट का केस भी है, केपी तमिलमरन वर्सेस स्टेट 2025 का। इस केस में क्या कहा गया था कि जिन पर्सन को सेक्शन 348 ऑफ बीएनएसएस में या फिर सेक्शन 168 ऑफ बीएसए में सम्मन किया जाता है तो उनको ना प्रोसिक्यूशन उनकी प्रायर स्टेटमेंट से क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकती है। और साथ ही यहाँ पर एक और केस है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राम मेहर 2016 का, जिसमें क्या कहा गया था कि ऑन द प्रिटेक्स ऑफ फेयर ट्रायल, कि फेयर ट्रायल करना है, इसलिए यहाँ पे इस सेक्शन की जो पावर है 348 में दी गई, कोर्ट उसको मिसयूज नहीं कर सकती है। फेयर ट्रायल के नाम पे बार बार विटनेस को बुला रही है, परेशान कर रही है, ये भी नहीं करना है। ओके, तो ये हो गया आपका सेक्शन 348। सेक्शन 349 बीएनएसएस का जेम फर्स्ट क्लास को ये पावर देता है कि वो इन्वेस्टिगेशन या जो प्रोसीडिंग बीएनएसएस में कर रहा है उसके लिए अगर जरूरी समझता है तो वो क्या कर सकता है, किसी भी पर्सन को इंक्लूडिंग एक्यूज को भी ऑर्डर कर सकता है। किस चीज के लिए, कि भाई लाओ सिग्नेचर करके दिखाओ अपना, फिंगर इंप्रेशन करके दो, हैंड राइटिंग अपनी दो ताकि अपन मैच कर सके, या वॉइस सैंपल दो। और जिस पर्सन को ये सब चीजें करने के लिए बोला गया है वो पर्सन उन चीजों को प्रोड्यूस करवा सकता है या फिर खुद आकर दे सकता है उस टाइम पर उस जगह जैसा कि रिक्वायर किया गया है। प्रोवाइजो फर्स्ट कह रहा है कि जनरली ये जो ऑर्डर है किसको दिया जाता है, सिर्फ उसी पर्सन को दिया जाता है जिसको अरेस्ट किया गया हो एट सम स्टेज इन कनेक्शन विद इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग। लेकिन अगर रीजंस हैं जिनको राइटिंग में मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर सकता है, तब मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, ऐसे पर्सन को भी जिसको अरेस्ट नहीं किया गया है ये चीजों का सैंपल देने के लिए ऑर्डर कर सकता है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 349। सेक्शन 350 में कंप्लेनेंट एंड विटनेस के दे रखे हैं एक्सपेंसेस, जो कि एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ऐसे रीड कर लेना, हेडिंग ध्यान रखनी इसकी बस। सेक्शन 351 इंपॉर्टेंट है जो कि पावर देता है एक्यूज को एग्जामिन करने की, और ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जिसको हम कहते हैं ऑडी अल्ट्रम पार्टेम उसको इंश्योर करता है। क्या कहता है ये कहता है कि हर इंक्वायरी हर ट्रायल में इसलिए ताकि जो एक्यूज है उसको इस चीज के लिए अलाउ किया जाए कि भाई तू खुद ही बता दे कि आखिर जो भी परिस्थितियां हैं जो एविडेंसेस से पता लगी हैं वो तेरे अगेंस्ट क्यों नजर आ रही हैं। तो यहाँ पे ना मतलब क्या हो रहा है, डायरेक्ट कोर्ट और एक्यूज के बीच में मीटिंग हो रही है इस चीज के रिगार्डिंग। ये चीज एक्यूज एंड कोर्ट के बीच में डायरेक्ट डायलॉग अलाउ कर रही है। तो यहाँ पे कोर्ट क्या कर सकती है, एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग बिना प्रायर वार्निंग दिए एक्यूज से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकती है जो कि उसको लग रहे जरूरी। और वहीं जब प्रोसिक्यूशन के विटनेस एग्जामिन हो जाते हैं और इससे पहले कि जो एक्यूज है वो अपनी डिफेंस में एंटर होए, इस बीच में करना ही पड़ता है, क्या करना पड़ता है कोर्ट को, एक्यूज को जनरल क्वेश्चन रिगार्डिंग द केस। ओके, ये ध्यान रखना है। वहीं अगर सम्मन केस था जहां पे डिस्पेंस करी हुई थी एक्यूज की
पर्सनल अटेंडेंस, तो वहां पे इस चीज से भी एक्यूज को डिस्पेंस कर सकते हैं। बाकी ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो एग्जामिनेशन किया जा रहा है एक्यूज का, वो ओथ पर नहीं करवाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसेक्शन 3 ये कह रहा है कि अगर एक्यूज किसी क्वेश्चन का आंसर करने से मना कर देता है या पूछे गए क्वेश्चन का गलत आंसर देता है, तो उसके लिए वो किसी भी पनिशमेंट के लिए लायबल नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर वो कोई आंसर वगैरह देता है, तो तब जो करंट इंक्वायरी या ट्रायल चल रहा है वहां पर उसको कंसीडर कोर्ट कर सकती है। ये होती है उसकी एविडेंशियल वैल्यू। और इवन उसकी ये भी एविडेंशियल वैल्यू होती है कि उसको यूज किया जा सकता है एविडेंस में, किसी इंक्वायरी ट्रायल में जो कि डिफरेंट ऑफेंस की चली है। तो कि पता चला है, जो उससे क्वेश्चन पूछे गए उसने उसका आंसर किया, उससे पता चला कि अच्छा इसने तो ये ऑफेंस किया है, तो वहां पे उस ऑफेंस के संदर्भ में जो उसकी कोई और इंक्वायरी या ट्रायल चल रही है उसके अगेंस्ट ये जो उसने आंसर दिए हैं एविडेंस में यूज किए जा सकते हैं। सबसेक्शन 5 कह रहा है कि कोर्ट क्या कर सकती है, प्रोसिक्यूटर और जो भी डिफेंस काउंसिल है उनकी हेल्प ले सकती है एक्यूज से क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए वो रेलेवेंट क्वेश्चन प्रिपेयर करवाने में। फिर जो भी वो प्रिपेयर करके देंगे क्वेश्चन वो एक्यूज से वो पूछ सकती है। और एक्यूज अगर उनका आंसर राइटिंग में करके देता है, उसके लिखित बयान बना के वो देता है, तो तब उसको कोर्ट एक्सेप्ट कर सकती है। और इस चीज़ को फिर कोर्ट ये मान सकती है कि हाँ एक्यूज ने सेक्शन 351 ऑफ BNSS का सफिशिएंटली कंप्लाइंस कर दिया है। बाकी यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि प्रेमचंद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2023 का जो केस है ये सेक्शन 351 से रिलेटेड है और इसमें 10 प्रिंसिपल ले डाउन किए गए थे रिगार्डिंग सेक्शन 351। ये ना प्रीलिम्स में पूछा जाता है। सेक्शन 352 BNSS का ओरल आर्ग्यूमेंट एंड मेमो ऑफ आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करता है। ये कहता है कि जैसे ही एविडेंस क्लोज होंगे ना उसके बाद प्रोसीडिंग की कोई भी पार्टी जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी क्या कर सकती है, ओरल आर्ग्यूमेंट पेश कर सकती है। एंड सच ओरल आर्ग्यूमेंट मस्ट बी इन कंसाइज फॉर्म। ओके, और उनको कंक्लूड करने से पहले वो क्या कर सकते हैं, उसका रिटन मेमो बनाकर कंसाइज फॉर्म में कोर्ट में पेश कर सकते हैं। और सब चीजें जो होंगी ना उसमें वो डिस्टिंक्ट हेड में लिखेंगे और फिर ये चीज बन जाएगी कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट। और फिर उसकी ना एक कॉपी अपोजिट पार्टी जो है उसको भी देने के लिए कोर्ट में सबमिट करी जाएगी। सबसेक्शन 3 कह रहा है कि रिटन आर्ग्यूमेंट जैसे कि देने हैं जो ओरल आर्ग्यूमेंट हुए थे उसके, उनको कंक्लूड करने से पहले, तो इस चीज के लिए ना ये नहीं कह सकते कि भैया हमें एडजर्नमेंट दे दो, अगली तारीख लगा दो, तब लाके दे देंगे रिटर्न आर्ग्यूमेंट। ना, एडजर्नमेंट नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सेक्शन 352 सबसेक्शन 3 में भी एडजर्नमेंट के रिगार्डिंग बात कर रखी है। अभी हम एडजर्नमेंट के रिगार्डिंग कौन सा सेक्शन पढ़कर आए हैं, सेक्शन 346। तो कोर्ट सिर्फ तभी ग्रांट कर सकती है एडजर्नमेंट जब उसको लगे जरूरी। और क्यों लग रहा है जरूरी, वो रीजंस भी वो राइटिंग में रिकॉर्ड करेगी बिफोर ग्रांटिंग एडजर्नमेंट। सबसेक्शन 4 में कोर्ट को ये पावर दे रखी है कि वो ओरल आर्ग्यूमेंट को ना रेगुलेट कर सकती है। अगर वो उसका लग रहा है कि ये ज्यादा ही बकवास कर रहे हैं, कंसाइज नहीं है, रेलेवेंट नहीं है, तो तब वो बोल सकते हैं भैया थम्मो 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 थम्मो, थम्मा थम्मा, ऐसे बोलते हैं ना मारवाड़ी में, राजस्थानी में, है ना, एक बार एक बार एक बार ऐसे बोल सकती है, इबाए इबाए इबाए। अरे मेरे को नहीं बोलना आ रहा भाई, भाई साहब हमको नहीं बोलना आ रहा है। अब आता है हमारा सेक्शन 353, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो कि ये कहता है कि जो एक्यूज पर्सन है वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है डिफेंस के लिए। यानी कि अगर कोई पर्सन एक्यूज है किसी ऑफेंस का बिफोर अ क्रिमिनल कोर्ट, तो वो कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है फॉर द डिफेंस। और वो क्या कर सकता है, ओथ पर एविडेंस दे सकता है उन चार्जेस को डिस्प्रूव करने के लिए जो उसके अगेंस्ट लगे हैं या फिर लगे हैं सेम ट्रायल में जो कोई और पर्सन उसके साथ चार्ज करके ट्राई किया जा रहा है, यानी कि उसका कोई एक्यूज, उसके अगेंस्ट उनको डिस्प्रूव करने के लिए एविडेंस दे सकता है। बट आगे ध्यान ये रखना है कि प्रोवाइजो क्या कह रहा है कि जब वो रिटर्न रिक्वेस्ट करेगा ना कि मुझे एज अ विटनेस खुद को एग्जामिन करवाना है, तभी ये चीज होगी। जोर जबरदस्ती से एज अ विटनेस उसको एग्जामिन कर रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि आर्टिकल 20 क्लोज 3 बैठा हुआ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये देता है सेल्फ इनक्रिमिनेशन के अगेंस्ट फंडामेंटल राइट। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि अगर वो कोई एविडेंसेस वगैरह देने में फेल हो गया, वो आया खुद बन के भाई मैं, मुझे एग्जामिन करो, मैं एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस एग्जामिन हो सकता हूँ क्योंकि मुझे सेक्शन 353 ये राइट दे रहा है, उसने रिटर्न रिक्वेस्ट डाल दी, अब ये एविडेंस दे रहा है, बट वहां पे वो कोई चीज मतलब एविडेंस में जो वो देना चाहता है वो नहीं दे पाया है।
या फिर उसने कुछ भी मतलब बोला है, कुछ भी बताया है, तो उस चीज के रिगार्डिंग कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी उस पे कमेंट पास नहीं करेगी। अरे देखो ये आया था बड़ा, कुछ प्रूफ करना चाह रहा था पर ये तो कर ही नहीं पाया। और ना ही इस चीज के लिए ना उसके अगेंस्ट या उसके को एक्यूज के अगेंस्ट किसी भी तरह की प्रिजम्पशन लगाई जाएगी, जैसे लगाई जाती है ना कहाँ पे, सेक्शन 119 क्लोज एच में, ऐसी वाली प्रिजम्पशन नहीं लगाई जाएगी। ओके, ये बीएसए के सेक्शन का बताया मैंने। इस सेक्शन में ना जो भी हमने पढ़ा, सेक्शन 353, इसमें बस इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आप फिर भी ना एक बार रीड कर लेना। एक बार ना जब मैं बोल देती हूँ कि क्या बोलते हैं, ये जो चीज है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी रीड कर लेना, कोई ही होगा जो उसको रीड करता होगा। हमारे साथ ऐसा होता है कि हम तो वही, कोई बोल देना ये इंपॉर्टेंट, हट हट, नहीं पढ़ना इसे, हट में जाए। सेक्शन 354 क्या कह रहा है कि किसी एक्यूज को कोई बात जो कि वो जानता है बताने के लिए या फिर ना बताने के लिए इन्फ्लुएंस नहीं किया जाएगा किसी भी तरीके से, लाइक उसको कोई प्रॉमिस कर रहे हैं या कोई धमका रहे हैं या किसी भी अदर तरीके से ये चीज उसके साथ नहीं करी जाएगी, जब तक कि सिचुएशन कौन सी ना हो, सेक्शन 343 एंड 344 वाली, जहां पे टेंडर ऑफ पार्डन किया जाता है। तो वहां पे तो पूछा जा सकता है ना, क्योंकि उसको तो बनाई वायदा माफ गवाह इसलिए रहे हैं कि उससे अपन को जानना है कुछ, तो उसको बोलेंगे भाई बता, और प्रॉमिस करेंगे ना उसको कि तू बता देगा ना, तो फिर तेरे को एक्विट कर देंगे, सब कुछ जो जो पता है तेरे को उगल दे। अब यहाँ पे जो आपका सेक्शन 354 है, इसको आप लिंक कर सकते हो बीएनएसएस के सेक्शन 182 से और साथ ही बीएसए के सेक्शन 22 से। इनको एक बार पन्ने पलट के अपने बैरेक्ट में देख लेना, या नोट्स अगर है तो नोट्स में देख लेना ये कहते क्या है। अब सेक्शन 355 बीएनएसएस का क्या कहता है, ये कहता है कि क्या एक्यूज की एब्सेंस में इंक्वायरी या ट्रायल हो सकता है, तो ये बताता है कि हाँ हो सकता है। देखो, अगर इंक्वायरी या ट्रायल की किसी भी स्टेज पर जज या मजिस्ट्रेट साहब जो हैं, इनको ये सेटिस्फाई होता है कि कुछ रीजंस हैं जिनको ये रिकॉर्ड भी करेंगे। क्या रीजंस हैं? कि जो एक्यूज पर्सन है उसको पर्सनली ना बुलाया जाए कोर्ट में। क्यों? क्योंकि ये चीज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस जरूरी है। या फिर ऐसा है कि जो एक्यूज है ये तो ताबड़तोड़ आदमी है, मतलब परसिस्टेंटली डिस्टर्ब कर देगा कोर्ट की प्रोसीडिंग, तो इन दैट सिचुएशन अगर उस एक्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है एडवोकेट, तो कोर्ट उसकी अटेंडेंस को डिस्पेंस कर सकती है, कह दे कि कोई दिक्कत नहीं एक्यूज ना आए तो, और बिना उसके इंक्वायरी या जो ट्रायल है उसमें प्रोसीड कर सकती है। हालांकि बाद में किसी भी स्टेज पे वो बुला सकती है कि उसको, ये चीज भी है। वहीं अगर जो एक्यूज के बारे में अपन अभी पढ़े वो एडवोकेट के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है, या फिर जज साहब या मजिस्ट्रेट साहब जो है उनको लग रहा है कि इस एक्यूज को ही बुलाना पड़ेगा, तो इन दैट सिचुएशन जो रीजंस हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे और फिर कोर्ट क्या कर सकती है, जो इंक्वायरी या ट्रायल है उसको एडजर्न कर सकती है, या फिर ऑर्डर कर सकती है कि ये जो स्पेसिफिक एक्यूज है इसकी इंक्वायरी, इसका ट्रायल जो है वो अलग से किया जाए। ओके, तो यहाँ पे एडजर्नमेंट के रिगार्डिंग एक और पॉइंट आपको देखने को मिल गया। तो एडजर्नमेंट से रिलेटेड अपन लोगों ने क्या क्या देख लिया, सेक्शन 355 का सबसेक्शन 2 भी देखा हमने, और क्या देखा, सेक्शन 352 का सबसेक्शन 3 और सेक्शन 346, इनको ना लिंक कर लेना आपस में। एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है, एक्सप्लेनेशन ये कह रही है कि जो पर्सनल अटेंडेंस है एक्यूज की, वो अब ऑप्शन है क्या अवेलेबल, ये कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जरिए भी इंश्योर करी जा सकती है। ओके, अब आता है हमारे पास मस्त सा नया नया प्रोविजन, इसको हम अलग कलर के पेन से पढ़ेंगे, रेड कलर के पेन से। तो सेक्शन 356 बात करता है इंक्वायरी, ट्रायल और जजमेंट की प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की एब्सेंट में। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। एक तो जो मर्सी पिटीशन वाला है ना सेक्शन 472, और एक ये वाला, ये ऐसा है कि ये मेंस में जरूर आएगा। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है ये सेक्शन कह रहा है कि बीएनएसएस में चाहे कुछ भी क्यों ना लिखा हो, या फिर किसी अदर एग्जिस्टिंग लॉ में चाहे कुछ भी क्यों ना लिखा हो, वो सब जाए भाड़ में, वो जाए सब तेल लेने। ये कह रहा है कि अगर किसी पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया गया जो कि एब्सकॉन्ड कर गया, क्यों, ताकि ट्रायल से बच जाए, तो ऐसे थोड़ी जाने दिया जाएगा ट्रायल से बच रहा है।
इसलिए एब्सकॉन्ड हो रहा है, इसलिए अपन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिए। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कहाँ पे घोषित किया जाता है और कहाँ पे डिफाइन है, ये भी बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अब यहाँ पे इन एब्सेंट ऑफ सच प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ट्रायल होगा अगर क्या होता है कि उसको इमिडिएटली अरेस्ट करने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो तब उसका जो राइट टू प्रेजेंट है एंड ट्राइड इन पर्सन, तो तब ये माना जाएगा कि उसने ये खुद ही वेव कर दिया है, इवन आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस इन राइटिंग। और अगर साथ ही इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में हो, तो तब जो कोर्ट है मतलब ट्रायल में ऐसे प्रोसीड कर सकती है जैसे कि तब प्रोसीड करती है जब वो प्रेजेंट होता, और उसके अगेंस्ट जजमेंट तक पास कर सकती है। बट जरूरी चीज ये है कि फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस जिस तारीख को किए गए उस तारीख से ना 90 दिन तक का वेट किया जाएगा, उसी के बाद ट्रायल यहाँ पे शुरू हो सकता है। ये भी ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्या क्या कंडीशंस हैं? कंडीशन अगली ये है कि कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, 2 कंजिक्यूटिव अरेस्ट वारंट निकालने पड़ेंगे जिनमें बीच में 30 दिन का गैप होगा, ओके। और लास्ट टाइम जहां पर वो रहा उस जगह जो भी नेशनल या लोकल डेली न्यूज़पेपर सर्कुलेट होता है उसमें भी पब्लिश कराना होगा, जिसमें रिक्वायर किया जाएगा कि बेटे डेट ऑफ पब्लिकेशन से 30 दिन के अंदर आ जाना कोर्ट में। लेकिन फिर भी नहीं आता है, ठीक है, तब यहाँ पे ट्रायल प्रोसीड होगा इन हिज एब्सेंस। अगली कंडीशन है कि वो नहीं है तो क्या हुआ, उसका कोई रिलेटिव या फ्रेंड तो होगा, तो ट्रायल कमेंसमेंट के बारे में उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। एंड अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो ट्रायल कमेंस किया जा रहा है इसके बारे में नोटिस जिस घर में वो लास्ट टाइम रहा या जिस होम स्टेट में वो लास्ट टाइम रहा, वहां के कंस्पिक्यूअस पार्ट पर यानी नोटिसेबल पार्ट पर वो नोटिस चस्पाना पड़ेगा, अफिक्स करना पड़ेगा। और साथ ही उसको कहाँ पे लगाना पड़ेगा, उसके लास्ट नॉन एड्रेस के एरिया में जो पुलिस स्टेशन है वहां पे भी। साथ ही कंडीशन ये भी है कि वो नहीं है तो क्या हुआ, बट फिर भी उसका रिप्रेजेंटेशन होगा बाय द एडवोकेट एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट। भले ही उसके एब्सेंस में ट्रायल चल रहा है, यहाँ पे इंक्वायरी चल रही है, बट उसके लिए एडवोकेट जो कि उसको उसके ना मौजूदगी में रिप्रेजेंट करेगा एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट, उसकी डिफेंस के लिए प्रोवाइड करना पड़ेगा। सबसेक्शन 4 ये कह रहा है कि जो प्रोसिक्यूशन के विटनेस एग्जामिन हो चुके हैं, उनके डिपोजिशन वगैरह रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, तो वो एविडेंस में अगेंस्ट सच प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यूज किए जाएंगे। और अगर बाद में उसको अरेस्ट करके लेकर आ गए, प्रोड्यूस किया, या फिर वो खुद ही आ गया ड्यूरिंग द ट्रायल, तो तब कोर्ट क्या कर सकती है, उसको परमिशन दे सकती है किस चीज की, कि जो ऑलरेडी एग्जामिन हो चुके हैं विटनेस, अगर उनको क्रॉस एग्जामिन करना है तो वो कर सकता है, इस चीज की परमिशन वो उसको दे सकती है। सबसेक्शन 5 कह रहा है कि जहां पॉसिबल हो वहां पर क्या किया जाए, जो डिपोजिशन है एंड एग्जामिनेशन है विटनेस का, वो रिकॉर्ड किया जाए ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जरिए। और इस चीज में अपन लोग प्रेफरेंस देते हैं किसको, मोबाइल फोन को। और फिर ये चीज प्रिजर्व करी जाएगी जैसे कोर्ट डायरेक्शन दे उस अकॉर्डिंग। सबसेक्शन 6 ये कह रहा है कि जो ट्रायल शुरू हो चुका है सबसेक्शन 1 में, वहां पर अगर एक्यूज जानबूझ के प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट रहता है, तो दैट विल नॉट प्रिवेंट कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रायल और प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट, इवन इफ उसको बाद में अरेस्ट कर लिया जाता है या फिर वो अपीयर होता है एट द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल। सबसेक्शन 7 ये कह रहा है कि यहां पर सेक्शन 356 में अगर जजमेंट पास हो जाता है तो उसके अगेंस्ट अपील तब तक लाई नहीं करेगी, तब तक अपील एंटरटेन नहीं की जाएगी जब तक कि जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है वो फिजिकली इन द कोर्ट ऑफ अपील प्रेजेंट नहीं हो जाता है। क्योंकि अगर वहां नहीं आया जब उसका ट्रायल चला और जजमेंट आ गया, तो अब यहाँ पे अपील वो कैसे कर रहा है, अपील तो वो कर ही नहीं सकता ना। फिर अपील करेगा तो भाई उसको खुद ही जाना पड़ेगा ना कोर्ट ऑफ अपील में, तो इसलिए कह रहे हैं कि तभी अपील होगी जब वो खुद जाएगा। एंड साथ ही ये चीज भी ध्यान रखनी है कि जिस तारीख को जजमेंट आया उस तारीख से 3 साल बाद कन्विक्शन के अगेंस्ट जो यहाँ पर दिया गया है अपील लाई नहीं करेगी। सबसेक्शन 8 क्या कह रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, नोटिफिकेशन पास करके इस प्रोविजन को एक्सटेंड कर सकती है किसी एब्सकॉन्डर के ऊपर भी, जो कि मेंशन है सेक्शन 84 सबसेक्शन 1 में। तो यहाँ पे आपका ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है अब आने वाले एग्जाम्स में, सेक्शन 356 हो चुका है कंप्लीट। सेक्शन 357 ये कह रहा है कि अगर एक्यूज हालांकि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड वाला पर्सन नहीं है, बट वो
प्रोसीडिंग जो है कोर्ट की उनको नहीं समझ सक रहा है, लाइक वो बहरा हो सकता है या वो डम पर्सन हो सकता है, तो इन दैट सिचुएशन कोर्ट को अथॉरिटी है कि वो इंक्वायरी या ट्रायल जो है उसके अगेंस्ट उसको आगे प्रोसीड कर सकती है। लेकिन अगर वो जो कोर्ट है वो हाई कोर्ट नहीं है, तो तब अगर वो प्रोसीडिंग जो ये कोर्ट कर रही थी ऊपर अभी हमने जिसकी बात करी, रिजल्ट होती है कन्विक्शन में, मतलब वो कन्विक्शन पास करती है, तो तब उसको क्या करना पड़ेगा, पूरी की पूरी जो प्रोसीडिंग है वो हाई कोर्ट को फॉरवर्ड करनी पड़ेगी, जिसमें डिटेल होंगी, स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस जो है केस की उनकी भी। और फिर जब मिलेगा ये चीज हाई कोर्ट को, तो तब हाई कोर्ट क्या करेगी, केस को रिव्यू करेगी और जो भी मतलब सही लगता है वो ऐसे मामले में ऑर्डर देगी। सेक्शन 358 BNSS का ये बता रहा है, देखो सिंपल शब्दों में पहले मैं अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मान लो किसी पर्सन का एज एन एक्यूज चार्जशीट में नाम नहीं है, फिर होता क्या है, इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान जो एविडेंसेस आए हैं उनसे पता चलता है ओहो ये भी शामिल था, तो उसको भी क्या कर सकते हैं, सम्मन भेज सकते हैं कि भाई आजा। अगर लग रहा है कि सम्मन से नहीं अरेस्ट वारंट से आएगा तो अरेस्ट वारंट भेज सकते हैं कि भाई आजा, और आगे क्या होगा वो भी हम देखेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक मैगजीम है ये वाला, पढ़ो इसे, क्या कह रहा है ये मैगजीम, ये लैटिन लैंग्वेज है जो मेरे बस की नहीं है पढ़ना, जुडेक्स देम नतुरकम नोसेंस एब्सोल्विटर, ऐसी कुछ है ये। इसका मतलब है कि जज को ना इस चीज के लिए कंडेम किया जाएगा अगर ये क्या कर देते हैं, गिल्टी को एक्विट कर देते हैं, क्योंकि ये मैगजीम ये सजेस्ट करता है कि कोई भी रॉन्ग डूअर जस्टिस से नहीं भागना चाहिए। तो इस बात को ही सेक्शन 358 इंश्योर करता है। तो कह रहा है कि अगर इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान जो एविडेंस आए हैं उनसे ये अपीयर होता है कि कोई पर्सन जो कि एक्यूज नहीं है, जिसका नाम चार्जशीट में नहीं है एज एन एक्यूज, वो पर्सन भी किया है ऑफेंस कमिट, तो उस पर्सन को ना क्या किया जा सकता था, एक्यूज के साथ ट्राई किया जा सकता था। तो क्या हुआ, अगर भले ही उसका नाम चार्जशीट में नहीं है, अब उठा लो इसे, अब भेजो उसे सम्मन या फिर अरेस्ट वारंट, जो भी सही लग रहे हैं जिसके जरिए वो आ सकता है, फिर करो उसको ट्राई, करो उसके अगेंस्ट भी प्रोसीडिंग शुरू रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर ऑफेंस। तो फिर क्या करेंगे आगे, यही चीज़ है कि उसको अगर लग रहा है कि वो खुद से ऐसे नहीं आएगा तो तब अरेस्ट वारंट के थ्रू उसको लेकर आया जाएगा, या फिर लग रहा है कि आ जाएगा तो सम्मन उसको भेजे जाएंगे। फिर कह रहे हैं कि अगर वो पर्सन विदाउट सच अरेस्ट वारंट और सम्मन ऑलरेडी कोर्ट में मौजूद था, तो तब क्या कर सकते हैं, उसको डिटेन करके रख सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल ऑफ द ऑफेंस जो कि लग रहा है उसने किया है। आगे क्या कह रहे हैं कि जब कोर्ट यहाँ पर सबसेक्शन 1 में प्रोसीड करती है, जिस पर्सन का नाम चार्जशीट में नहीं था उस पर्सन को क्योंकि एविडेंस मिले हैं ड्यूरिंग इंक्वायरी या ट्रायल, क्या कर रही है, समन भेज रही है, वारंट भेज रही है, तो अब उस पर्सन के अगेंस्ट क्या करेगी कोर्ट, तो कह रहे हैं कि कोर्ट उस पर्सन के अगेंस्ट स्टार्ट कर सकती है फ्रेश प्रोसीडिंग, डिनोवो प्रोसीड कर सकती है। जिन विटनेस को ऑलरेडी एग्जामिन किया जा चुका है फिर उनको फिर से सुनेगी, क्लोज ए में जो कह रखा है उसके अधीन रहते हुए क्या कर सकते हैं, केस को कंटिन्यू कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि वो पर्सन जब कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया था ना ऑफेंस का फर्स्ट टाइम, उसी टाइम से एक्यूज था। ओके, अब यहाँ पर कुछ केसेस हैं जिनसे आपको बहुत सारी चीजें इस सेक्शन के बारे में क्लियर होंगी। क्या क्या चीजें, पहली चीज तो यही कि जिस पर्सन का नाम चार्जशीट में नहीं है, ठीक है, एविडेंस से पता चला ओहो ये भी शामिल था, तो तब उसको क्या किया जा सकता है, समन भेजा जा सकता है। और ये चीज कब हो रही है, ड्यूरिंग ट्रायल और इंक्वायरी पता चल रही है। ये कहा गया था राकेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में। सेम ही चीज आगे गोपाल प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2025 के केस में क्या रखी है। फिर आता है हमारे पास यशोधन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2023 का केस। इस केस में कहा जाता है क्या कि जैसे कि सेक्शन 358 में सम्मन भेज रहे हैं जो लग रहा है कि हाँ ये भी एक्यूज हो सकता था, तो जरूरी नहीं है कि सम्मन भेजने से पहले क्या करी जाए, प्री समनिंग हियरिंग करी जाए। इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ओके, इट इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 358 ऑफ BNSS। और साथ ही यहाँ पर अगर कोई फॉल्स या इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिली है फ्रॉम विटनेस, तो इस आधार पे किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को एज एन एडिशनल एक्यूज सम्मन भेजने से अवॉइड करने के लिए बोला गया इस केस में, क्योंकि विकास राठी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में कहा गया कि सेक्शन 358 ऑफ BNSS के तहत जो पावर मिली हुई है वो पावर जुडिशियली इस्तेमाल करनी है, जब कोजेंट एविडेंस होते हैं, ठोस सबूत होते हैं, उनके आधार पर इस्तेमाल करनी है। ठोस सबूत का मतलब क्या है, ऐसा ना हो कि पॉसिबिलिटी लग रही है कि एक्यूज शामिल है, बल्कि हायर डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। कितना हायर डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन,
जो प्राइमा फेसी एविडेंस रिक्वायर होते हैं ना एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, उससे थोड़ा हायर डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए इस चीज के रिगार्डिंग कि जो पर्टिकुलर पर्सन को एज एन एडिशनल एक्यूज अपन लोग समन करेंगे सेक्शन 358 में, ही ऑल्सो इन्वॉल्व इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस। ओके, यहाँ पे सिर्फ सस्पिशन होना या सिर्फ स्पेक्यूलेशन करना कि ये भी हो सकता है शामिल इज नॉट सफिशिएंट टू कॉल एडिशनल एक्यूज अंडर सेक्शन 358 ऑफ बीएनएसएस। तो ये कहा गया था हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में, देवेंद्र कुमार पाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में। ये वाला जो केस है हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑफ सेक्शन 358 जो कि आपने ध्यान रखना है। एंड लास्ट जो आपने केस ध्यान रखना है वो है संदीप कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2023 का, जिसमें कहा गया था कि एविडेंस की मेरिट पे जाने की जरूरत नहीं है, वो चीज करी जाती है ड्यूरिंग ट्रायल। यहाँ पर जब आप सेक्शन 358 में एक्यूज को किसी पर्सन को एज एन एडिशनल एक्यूज समन भेज रहे हो तो तब यहाँ पे आपको एविडेंस को मेरिट पर इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपका सेक्शन 358 होता है कंप्लीट। सेक्शन 359 ऑफ बीएनएसएस बताता है कि कौन कौन से ऑफेंस हैं बीएनएस में भारतीय न्याय संहिता में जिनको कंपाउंड किया जा सकता है, विच आर कंपाउंडेबल ऑफेंस। जो यहाँ पर बता दिए गए हैं उनके अलावा जो बाकी रह गए हैं वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। तो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का मतलब क्या होता है, जो पार्टीज हैं क्रिमिनल केस की उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाना, और इस कॉम्प्रोमाइज का रिजल्ट क्या हो रहा है, वो नहीं हो रहा जो प्ली बार्गेनिंग में होता है। प्ली बार्गेनिंग में तो क्या होता है, सेंटेंस बार्गेनिंग होती है, सजा मिलती है, विक्टिम को कंपनसेशन दिलवाया जाता है, एक्यूज को प्रोबेशन पे छोड़ देते हैं, एडमिनिशन पे छोड़ देते हैं 401 ऑफ बीएनएसएस में, या फिर उसकी जो सेंटेंस है उसको रिड्यूस कर देते हैं। बट कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस में तो क्या हो रहा है, जो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है बिटवीन द पार्टी उससे सीधे सीधे एक्यूज को क्या किया जा रहा है, एक्विट किया जा रहा है बाइज्जत बरी। तो यह है क्षमा करने वाली चीज, कंपाउंड। तो यहाँ पे सबसे पहली जो लिस्ट दे रखी है बीएनएस के ऑफेंस की वो ऑफेंसेस हैं जिनको बिना कोर्ट की अनुमति के कंपाउंड किया जा सकता है। तो ये जितने भी ऑफेंसेस यहाँ पर मेंशन है बीएनएस के, अगर आपने बीएनएस पढ़ लिया है तो आराम से आपको समझ में आ जाएंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो पहले वो पढ़ो, फिर ये जो पूरी लिस्ट है इसको आप लर्न करना। फिर जो सबसेक्शन 2 में इन्होंने टेबल दे रखी है, इस टेबल में बीएनएस के वो ऑफेंस दे रखे हैं जिनको कोर्ट की परमिशन से किया जाता है कंपाउंड। बाकी इसमें यह भी है कि कौन कौन पर्सन कर सकते हैं कंपाउंड, वो चीज तो अलग है। बाकी यहां पर साथ में सबसेक्शन 2 में कोर्ट की परमिशन भी लेनी पड़ती है। तो ये जितने भी कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं इनकी लिस्ट आपको खुद याद करनी पड़ेगी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, कोई ट्रिक बनाओ कुछ भी बनाओ और खुद याद करो। अब सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है, सबसेक्शन 3 कह रहा है कि जो कंपाउंडेबल ऑफेंस यहाँ पर बता रखे हैं उन ऑफेंस का अगर अबेटमेंट होता है या फिर उन ऑफेंस को करने का अटेम्प्ट करा जाता है तो वो उनके ऊपर भी लगते हैं। और सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 या सेक्शन 190 ऑफ बीएनएस में जो दे रखा है ना, सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 में दे रखा है कॉमन इंटेंशन, 190 में दे रखा है कॉमन ऑब्जेक्ट। तो इनमें अगर उन ऑफेंस को जिस पर्सन ने किया है उसके साथ कोई और शामिल हो रहे हैं एक्यूज पर्सन, तो उनके ऊपर भी लगते हैं, जिनकी जॉइंट क्रिमिनल लायबिलिटी बन रही है ना इनमें से किसी भी ऑफेंस की, उनके ऊपर भी कंपाउंडेबल ऑफेंसेस का ये जो कंपाउंडिंग हो रही है वो एक्सटेंडेबल होती है। सबसेक्शन 4 ये कह रहा है कि जो विक्टिम है वो अगर चाइल्ड है या फिर वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड वाला पर्सन है तो उसके बिहाफ पे जो कंपाउंडेबल ऑफेंस उसके अगेंस्ट किया गया है उसको कंपाउंड कौन कर सकता है, वो पर्सन कर सकता है जो ऐसे चाइल्ड या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड वाले पर्सन के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होता है, और साथ ही उसको लेनी पड़ेगी कोर्ट की परमिशन। इवन उनमें भी जो कि विदाउट द लीव ऑफ परमिशन ऑफ द कोर्ट कंपाउंड किए जा सकते थे वहां पर भी लीव लेनी पड़ेगी। ठीक है, जो विद द लीव ऑफ कोर्ट करे जाते हैं वहां पे तो कोर्ट की लीव लेनी पड़ती है, बट जो विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट करे जा सकते हैं तो वहां पे भी लीव लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी कोर्ट की। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर जिनके अगेंस्ट किया गया है वो अगर मर चुके हैं तो तब उनके जो एलआरस होते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 ऑफ सीपीसी में डिफाइन है, वो कोर्ट की कंसेंट से कंपाउंड कर सकते हैं। और यहाँ पे भी वही चीज है, जो विदाउट द लीव ऑफ कोर्ट कंपाउंडेबल ऑफेंसेस सबसेक्शन 1 में दे रखे ना, तो वहां पे उन ऑफेंसेस को कंपाउंड करने के लिए जो मर चुका है विक्टिम, उसके जो एलआर हैं उनको कोर्ट की कंसेंट लेनी पड़ेगी। सबसेक्शन 5 क्या कह रहा है, अगर एक्यूज को ट्रायल के लिए कमिट किया गया है या फिर उसको कन्विक्ट कर दिया गया था और फाइल करी है उसने अपील, तो तब जो कोर्ट ऑफ कमिटल है और जो कोर्ट ऑफ अपील है सिर्फ उन्हीं की अनुमति से फिर जो कंपाउंडेबल ऑफेंस यहाँ पर बता रखे हैं उनको कंपाउंड किया जा सकता है। जब एक बार कमिट हो जाता है ना ट्रायल तो तब
कोर्ट ऑफ कमिटल की अनुमति लेनी पड़ेगी। और जब कन्विक्शन हो गया है और अपील में चला गया है मैटर, तो तब कोर्ट ऑफ अपील की लेनी पड़ेगी अनुमति, तब जाके वो होगा कंपाउंड। सबसेक्शन 6 में हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन जो है, इनको भी पावर है कि जब ये रिवीजन की पावर एक्सरसाइज कर रही होती है सेक्शन 442 में, तो तब ये भी कंपाउंड करने की परमिशन दे सकती है। सबसेक्शन 7 कह रहा है कि जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की लिस्ट यहाँ पे दे रखी है, वो अगर किसी ऐसे पर्सन ने किया है जो कि अब की बार हुआ है ये कि पहले वो प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका था और अब की बार वो उस प्रीवियस कन्विक्शन की वजह से डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट के लिए फॉर दैट सेम ऑफेंस लायबल है, अब उसको इनहेंस पनिशमेंट दी जाएगी, तो तब यहां पर उसका ऑफेंस कंपाउंडेबल नहीं होगा, कंपाउंड करने योग्य नहीं होगा। सबसेक्शन 8 क्या कह रहा है कि जो कंपाउंडिंग करी जाती है ना यहाँ पे ऑफेंस की, वो एक्विटल के बराबर होती है। सबसेक्शन 9 ये कह रहा है कि जो ऑफेंसेस यहाँ पे बता दिए BNS के, उन ऑफेंसेस के अलावा अदर जो ऑफेंस है BNS में, वो कंपाउंडेबल नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या कोई ऐसे ऑफेंस क्रिएट किए जा सकते हैं जो कंपाउंडेबल नेचर के हों? तो इस चीज पे कोई रोक नहीं है। BNS में सिर्फ वही कंपाउंडेबल है जो यहां पर सेक्शन 359 में लिस्ट में मेंशन है। बाकी किसी अदर लॉ के थ्रू कोई और कंपाउंडेबल ऑफेंस बनाया जा सकता है किसी स्पेशल लॉ वगैरह में। ये कहा गया था प्रकाश गुप्ता वर्सेस सेबी के केस में। और इसका एग्जाम्पल हो सकता है ट्रिपल तलाक वाला ऑफेंस, जो कि मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019 के तहत कंपाउंडेबल ऑफेंस बनाया गया है। इसके अलावा जो डिसऑनर ऑफ चेक वाला ऑफेंस दे रखा है सेक्शन 138 में, वो भी आपका कंपाउंडेबल ऑफेंस बना रखा है। और ये चीज़ आपको दिखेगी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 147 में। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 138 डिसऑनर ऑफ चेक वाले ऑफेंस के बारे में बात करता है, which is very important section of negotiable instrument act. सेक्शन 360 विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन के बारे में बात करता है कि प्रोसिक्यूशन से क्या कर रहे हैं, विड्रॉल करवा रहे हैं प्रोसिक्यूशन को वापस ले रहे हैं। तो इसमें क्या चीज़ है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज है केस का, वो कोर्ट की परमिशन से क्या कर सकता है, प्रोसिक्यूशन को वापस ले सकता है। कब ले सकता है? किसी भी टाइम, बट बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस। और ये जो विड्रॉल है, इसमें ऐसा कर सकते हैं कि जो भी पर्सन की अगेंस्ट, ठीक है, चल रहा था मैटर, मान के चलो एक पर्सन था तो सिर्फ उसके, तो तब उसके अगेंस्ट अगर ज़्यादा पर्सन थे तो उनमें से किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट वापस ले सकते हैं या सभी के अगेंस्ट वापस ले सकते हैं। तो ये उस हिसाब से किया जा सकता है, ठीक है। इफेक्ट क्या होगा विड्रॉल का? अगर चार्जेस फ्रेम होने से पहले किया गया है तो तब जो एक्यूज है उसको उस ऑफेंस के लिए डिस्चार्ज कर दिया जाएगा जिस भी ऑफेंस के संबंध में विड्रॉल हुआ है। वहीं आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस हुआ है या फिर जहां पर चार्जेस फ्रेम करने की जरूरत नहीं होती है, एग्जाम्पल के लिए समन ट्रायल, तो तब एक्यूज को क्या करा जाएगा, एक्विट कर दिया जाएगा, उन ऑफेंस से बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा जिनके संबंध में विड्रॉल हुआ है। अब आगे फर्स्ट प्रोवाइजो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर जिस ऑफेंस के संबंध में विड्रॉल करवाना है वो ऑफेंस ऐसे हैं जो कि यूनियन के अगेंस्ट हैं, यूनियन लॉ के अगेंस्ट ऑफेंस बना रखे हैं, या फिर जिसका इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल एक्ट के तहत हो रहा था, या फिर जिसमें इन्वॉल्व है सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का मिस एप्रोप्रिएशन, डिस्ट्रक्शन या डैमेज, या फिर वो कमिट करे गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के द्वारा जब वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में एक्ट कर रहा था तब प्रोसिक्यूटर यहाँ पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट नहीं किया हुआ था तो तब वो कौन होता है उसको वापस लेने वाला? इसलिए कह रहे हैं कि उसको क्या करना पड़ेगा, अगर वो वापस लेना चाहता है तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो जैसे कि जब वो वापस लेने के लिए कोर्ट में गया ना, तो कोर्ट उससे पूछेगी अपनी कंसेंट देने से पहले विड्रॉल की, ये पूछेगी कि क्या आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ले ली है या नहीं, ठीक है। तो तब उसको ये जो परमिशन है जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर आया है कोर्ट के समक्ष पेश करनी पड़ेगी। फिर कोर्ट डायरेक्ट करेगी प्रोसिक्यूटर को टू प्रोड्यूस दिस परमिशन बिफोर इट कैन ग्रांट इट्स कंसेंट। मतलब वही चीज़ है कि कंसेंट देने से पहले बोलेगी कि भैया दिखाओ परमिशन मिली है कि नहीं मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तभी आपके जो चाह रहे हो कि केस विड्रॉ करा जाए वो अपन विड्रॉ करेंगे। जिस केस का प्रोसिक्यूशन वापस लिया जा रहा है उस केस की जो विक्टिम है उसके लिए सेकंड प्रोवाइजो में राइट दे रखा है कि उसको भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सुनवाई की, उसी के बाद विड्रॉल किया जाएगा। यहाँ पर विड्रॉल कोर्ट अलाउ करेगी। ओके, तो ये हो गया आपका सेक्शन
सेक्शन 361 में दे रखा है प्रोसीजर जब मजिस्ट्रेट निपटा नहीं सकता है मैटर को। क्या कह रहे हैं कि अगर ड्यूरिंग इंक्वायरी या ट्रायल मजिस्ट्रेट ये पाता है कि जो एविडेंस आए हैं वो ये प्रिजम्पशन रेज कर रहे हैं क्या कि उसको ना जुरिसडिक्शन नहीं है ट्राई करने का या फिर ट्रायल के लिए केस को कमिट करने का, या फिर चीज़ यह है कि जो केस है वो किसी अनदर मजिस्ट्रेट के द्वारा इन द सेम डिस्ट्रिक्ट ट्राई किया जाना चाहिए या कमिट किया जाना चाहिए, या फिर जो केस है वो सीजीएम के द्वारा ट्राई किया जाना चाहिए। तो तब मजिस्ट्रेट क्या करेगा, जो भी उसके समक्ष उस मामले की प्रोसीडिंग है चल रही उनको स्टे करेगा और केस को सबमिट कर देगा अपनी ब्रीफ रिपोर्ट के साथ, उसका नेचर वगैरह एक्सप्लेन करते हुए। किसको सबमिट करेगा? सीजीएम को। या फिर अल्टरनेटिवली क्या कर सकता है, ये सबमिट कर सकता है अनदर मजिस्ट्रेट को, जैसा कि सीजीएम ने डायरेक्ट किया है कि इसको भेज दो आप, तो उस मजिस्ट्रेट को। फिर जो मजिस्ट्रेट रिसीव करेगा केस, अगर वो एम्पावर्ड है टू डू सो, तो तब वो क्या कर सकता है, खुद ट्राई कर सकता है, या फिर अपने सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को जिसको मामले का जुरिसडिक्शन है रेफर कर सकता है कि भाई तू कर ले, या फिर ट्रायल के लिए एक्यूज को आगे ऊपर की जो कोर्ट है वहां पर कमिट कर सकता है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 361। सेक्शन 362 जब मैंने आपको पढ़ाया था सेक्शन 232 वहां पर भी इसका जिक्र आया, और ये मैंने आपको सेक्शन 248 जब पढ़ाया था वहां भी बताया था। तो ये सेक्शन है क्या? ये सेक्शन ये कह रहा है कि अगर इंक्वायरी या ट्रायल जो मजिस्ट्रेट के समक्ष चल रहा है उस दौरान अगर मजिस्ट्रेट को जजमेंट साइन करने से पहले किसी भी स्टेज पे ये अपीयर होता है कि ये जो केस है इसको कोर्ट ऑफ सेशन ने ट्राई करना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट यहाँ पर इस स्टेज पर भी क्या कर देगा, कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट कर देगा मैटर। फिर जो भी मतलब प्रोविजन दे रखे हैं बीएनएसएस में, जो अपन लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रेड विद सेक्शन 213 एंड 232 ऑफ बीएनएसएस, उनके अकॉर्डिंग कोर्ट ऑफ सेशन में फिर मैटर चलेगा। कोर्ट ऑफ सेशन के ट्रायल के प्रोविजन लगेंगे फिर, जो कि हमने पढ़े हैं कहाँ पे, सेक्शन 248 से सेक्शन 260 ऑफ बीएनएसएस में, चैप्टर नंबर 19 में। सेक्शन 363 ये कह रहा है कि अगर कोई पर्सन प्रीवियसली कॉन्विक्टेड पर्सन है, कॉइनेज, स्टैम्प लॉ या प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो ऑफेंसेस है ऐसे ऑफेंसेस का, एंड फिर से वो अगर सेम कांड करके आया है तो अब की बार क्या किया जाए, इनहेंस पनिशमेंट मिलेगी। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ चीज़ बता रखी है। क्या चीज़ बता रखी है कि अगर कोई पर्सन प्रीवियसली चैप्टर नंबर 10 में या फिर चैप्टर नंबर 17 ऑफ बीएनएस में कन्विक्ट हो चुका है ऐसे ऑफेंस के लिए जिसके लिए पनिशमेंट 3 साल या 3 साल से ज़्यादा के लिए इनमें से किसी भी चैप्टर में दे रखी है, और फिर से वो सिमिलर ऑफेंस के लिए एक्यूज बन जाता है, फिर से सेम कांड कर देता है, तो तब मजिस्ट्रेट को अगर ये सेटिस्फाई होता है कि प्रिज्यूम करने के कारण है कि हाँ वो गिल्टी है, तो तब वो क्या करेगा, वो केस को भेजेगा किसके पास, सीजीएम के पास, या फिर वो केस को कमिट करेगा किसके पास, कोर्ट ऑफ सेशन के पास, जब तक कि उसको ये ना महसूस हो कि वो खुद भी कर सकता है ट्रायल, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट है। जब तक उसको ऐसा ना महसूस हो, जब तक उसको ये अपीयर ना हो कि वो तो खुद कॉम्पिटेंट है, तो वो खुद भी मतलब एडिक्वेटली सेंटेंस पास करके एक्यूज को कन्विक्ट कर सकता है, तो वो खुद कर लेगा। क्यों भेजेगा सीजीएम के पास, क्यों भेजेगा कोर्ट ऑफ सेशन के पास, ठीक है, तो तब ये खुद भी कर सकता है। सब सेक्शन 2 कह रहा है एनी पर्सन जो एक्यूज है jointly in the same inquiry or trial shall also be sent or committed unless discharged under section 262 और 268 of BNSS। ठीक है, ये हम लोगों ने ट्रायल वाले पार्ट में कवर करे थे ये सेक्शंस। बाकी जो आपका सेक्शन नंबर है 13 BNS में, वहाँ पे बता रखा है कि जब कोई व्यक्ति इनमें से किसी भी चैप्टर में किसी ऐसे ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो चुका होता है जो 3 साल या 3 साल से ज़्यादा है, और फिर से वो अगर अगली बार सेम ऑफेंस करता है और फिर उसको अगर कन्विक्ट कर रहे होते हैं, तो तब उसको इनहेंस पनिशमेंट दी जाती है, जो कि हो सकती है कितनी, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर 10 साल तक के कारावास की। तो एक बार यहाँ पे सेक्शन 13 ऑफ बीएनएस भी चेक कर लेना। सेक्शन 364 बीएनएसएस का क्या कह रहा है, अगर मजिस्ट्रेट सफिशिएंटली सीवियर सेंटेंस पास नहीं कर सकता है तो तब वो क्या करे। कह रहे हैं कि अगर प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस साइड को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ये पाता है कि एक्यूज गिल्टी है, लेकिन जो पनिशमेंट उसको देनी चाहिए वो तो मेरे पावर के बियॉन्ड है, मैं तो दे ही नहीं सकता, या फिर जेएम सेकंड क्लास ये कंसीडर करता है कि कोई एक्यूज है जिसको वो कन्विक्ट कर रहा है, उसको ना मतलब बॉन्ड या बेल बॉन्ड अंडर सेक्शन 125 जो प्रिस्क्राइब है वो उस एक्यूज से करवाना चाहिए, वो उस एक्यूज से करवाना चाहिए एग्जीक्यूट, बट ये तो
इनकॉम्पिटेंट है टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो मेंशन है ना, कोर्ट ऑफ सेशन या फिर जेएम फर्स्ट क्लास एट द टाइम ऑफ कन्विक्टिंग क्या कर सकते हैं, शांति बनाए रखने का बॉन्ड या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा सकते हैं अंडर सेक्शन 125। बट जेएम सेकंड क्लास तो नहीं है ना कॉम्पिटेंट। तो तब ये जो ऊपर वाली सिचुएशन पड़ी और दूसरी वाली सिचुएशन पड़ी, दोनों ही सिचुएशन में जो मजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा, अपनी ओपिनियन जो है ये रिकॉर्ड करेगा और प्रोसीडिंग को सबमिट करेगा एंड एक्यूज को फॉरवर्ड करेगा उस सीजीएम को जिसके ये है सबऑर्डिनेट। वही कह रहे हैं अगर मल्टीपल एक्यूज हैं तब क्या किया जाए, एंड सम रिक्वायर हायर पनिशमेंट, और सम ऐसे हैं कि जिनको कॉम्पिटेंट है पनिश करने के लिए, तो तब क्या किया जाए। तो तब कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट क्या करेगा, सभी को जो लग रहे हैं कि ये गिल्टी हैं फॉरवर्ड करेगा सीजीएम के पास। फिर सीजीएम क्या करे, सीजीएम के पास यहाँ पर पावर है कि वो पार्टीज को एग्जामिन कर सकता है, जो विटनेस ऑलरेडी एग्जामिन हो चुके हैं, जो एविडेंस दे दिए हैं उनको दोबारा से बुला सकता है, एडिशनल एविडेंस अगर लग रहे हैं ज़रूरी तो मांग सकता है, और फिर पास कर सकता है वो सेंटेंस या दे सकता है वो ऑर्डर जो कि अप्रोप्रिएट लग रहा है और अकॉर्डिंग टू लॉ। और इसमें आपने ध्यान रखना है सेक्शन 507 सबसेक्शन 9 ये कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट लीगली empowered नहीं है टू पास सेंटेंस अंडर सेक्शन 364 ऑन प्रोसीडिंग रिकॉर्डेड बाय अनदर मजिस्ट्रेट, फिर भी अगर वो ये चीज़ कर दे तो तब वो ऐसी इरेगुलरिटी होगी जो कि प्रोसीडिंग को विशेड कर देगी और उसकी वजह से प्रोसीडिंग हो जाएगी वॉइड। सेक्शन 365 कन्विक्शन और कमिटमेंट ऑन एविडेंस पार्टली रिकॉर्डेड बाय वन मजिस्ट्रेट एंड पार्टली बाय अनदर मजिस्ट्रेट। तो कह रहे हैं कि अगर एक जज या मजिस्ट्रेट सुनवाई करने के बाद और जो भी इंक्वायरी या ट्रायल चला उसमें सारे के सारे या कोई पार्ट ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद सीज टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन हो जाता है, मतलब अब उसका जुरिस्डिक्शन नहीं रहता है और उसके बजाय अब कोई और आ जाता है उसका सक्सेसर। तो अब जो सक्सेसर आया है वो उस पॉइंट से आगे केस को कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस जो कि ऑलरेडी उसके प्रीडिसेसर जज या मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किए हुए हैं। यहाँ पर जो पार्टली प्रीडिसेसर ने रिकॉर्ड किए और पार्टली जो सक्सेसर ने रिकॉर्ड किए उनके आधार पे जजमेंट भी दिया जा सकता है। प्रोवाइजो कह रहा है कि अगर जो सक्सेसर है वो ये बिलीव करता है कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए ज़रूरी है किसी ऐसे विटनेस को फिर से बुलाना जो कि एविडेंस दे चुका है, तो तब उसको वो रीसमन कर सकता है। एंड आफ्टर कंडक्टिंग फर्दर एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन, उस विटनेस को फिर वो डिस्चार्ज कर देगा। कब माना जाएगा कि जो जुरिस्डिक्शन है प्रीडिसेसर जज या मजिस्ट्रेट का सीज हो गया, खत्म हो गया है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा तब माना जाएगा जब एक केस ट्रांसफर कर दिया जाता है फ्रॉम वन जज और मजिस्ट्रेट टू अनदर जज और मजिस्ट्रेट अंडर बीएनएसएस। तो तब ये माना जाता है कि हाँ, अब जो पहला वाला जो जज और मजिस्ट्रेट था जिसके पास से कराया ना ट्रांसफर, उसको अब जुरिस्डिक्शन नहीं रहा है क्योंकि अब वो दे दिया है किसी और को, ठीक है। सबसेक्शन 3 कह रहा है कि ये जो सेक्शन अभी हमने पढ़ा ये अप्लाई नहीं होता है उन प्रोसीडिंग पर जो कि होती हैं समरी ट्रायल या फिर जो कि अंडर सेक्शन 361 जो अभी हम पढ़कर आए उसमें था ना कि मजिस्ट्रेट अगर निपटा नहीं सकता है मैटर खुद तो तब वो क्या कर रहा है, हाँ, सीजीएम को फॉरवर्ड कर रहा है और जो प्रोसीडिंग उसके सामने चल रही थी इंक्वायरी ट्रायल की उनको वो स्टे कर दे रहा है, तो उनके ऊपर भी नहीं अप्लाई होता है ये वाला जो सेक्शन अभी हमने पढ़ा सेक्शन 365। जिन केसेस की अंडर सेक्शन 364 प्रोसीडिंग सबमिट करी गई है टू अ सुपीरियर मजिस्ट्रेट उसके ऊपर भी नहीं अप्लाई होता है सेक्शन 365। तो ये हो गया आपका सेक्शन 365। अब बचा है आखिरी सेक्शन 366 कोर्ट टू बी ओपन। ये बहुत फेवरेट सेक्शन हुआ करता था जब सीआरपीसी में होता था ये सेक्शन 327। तो सबसे पहले ये जनरल रूल दे रहा है कि जो क्रिमिनल कोर्ट है जो कि इंक्वायरी या ट्रायल होल्ड कर रही है वो ओपन कोर्ट होगी, ठीक है। वहाँ पे जनरल पब्लिक जो है उनको एक्सेस अलाउ होगा जितना कि वहाँ पे वो आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि सारे ठूसम ठूस हो रहे हैं। एडिक्वेटली कन्वीनियंटली जितने आ सक रहे हैं उतने जनरल पब्लिक मतलब कोई भी वहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है, वो देख सकते हैं जो चल रही है क्रिमिनल कोर्ट में प्रोसीडिंग, उनका एक्सेस रहता है, ठीक है। बट प्रोवाइजो आगे क्या कह रहा है कि जो प्रिसाइडिंग जज है या मजिस्ट्रेट है उनको पावर है ये कि वो किसी भी स्टेज पर ऑर्डर कर सकते हैं कि जनरल पब्लिक या कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है उनको एक्सेस नहीं दिया जाएगा या उनको रहने नहीं दिया जाएगा इन द कोर्ट रूम। फिर सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि जो बात हमने सबसेक्शन 1 में पढ़ी वो उन इंक्वायरी या ट्रायल के ऊपर नहीं होगी अप्लाई जो कि रेप से रिलेटेड या बीएनएस के जो सेक्शंस मेंशन है
इनमें जो ऑफेंसेस बता रखे इन ऑफेंसेस रिलेटेड, या पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 4, 6, 8, 10 में जो सर्टेन ऑफेंसेस की पनिशमेंट बता रखी है। सेक्शन 4 में जैसे कि है आपका पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट, सेक्शन 6 में है एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट, सेक्शन 8 में है सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट, सेक्शन 10 में है एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट। तो इस तरह के ऑफेंसेस के मामले में इंक्वायरी और ट्रायल जो होता है वो जनरल पब्लिक को एक्सेस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो होता है इन कैमरा, वो प्राइवेटली चलता है। ठीक है। और आगे फर्स्ट प्रोवाइजो ये कह रहा है कि जो प्रिसाइडिंग जज हैं वो क्या कर सकते हैं, या तो खुद या फिर किसी पार्टी की एप्लीकेशन पे किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोर्ट रूम में एक्सेस दे सकते हैं या फिर रहने दे सकते हैं। सेकंड प्रोवाइजो कह रहा है कि जहां तक पॉसिबल होता है वहां तक जो ये इन कैमरा ट्रायल होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कंडक्ट किया जाएगा किसके द्वारा, वुमन जज के द्वारा, या कह लो वुमन मजिस्ट्रेट के द्वारा। सबसेक्शन 2 में जिन प्रोसीडिंग के कैमरा ट्रायल के बारे में बात अभी हमने करी, उनके लिए सबसेक्शन 3 ये कह रहा है कि उनकी जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको कोई भी पर्सन अगर प्रिंट करता है, पब्लिश करता है बिना प्रायर परमिशन के, बिना कोर्ट की प्रायर परमिशन के, तो इट विल बी अनलॉफुल। और अगर कोई ऐसा करता है तो सेक्शन 73 ऑफ बीएनएस में ना वो पनिशमेंट के लिए लायबल होगा। कितनी पनिशमेंट बता रखी है? 2 years प्लस फाइन। आगे प्रोवाइजो ये कह रहा है कि जो ये बैन लगाया गया है किस चीज़ का, कि जो ट्रायल है रेप वाले ऑफेंसेस के, पॉक्सो वाले ऑफेंसेस के इनकी प्रोसीडिंग को पब्लिश नहीं करना है। इस बैन को ना लिफ्ट किया जा सकता है बाय द कोर्ट, बट कुछ कंडीशंस को ध्यान में रख के। क्या कंडीशंस को ध्यान में रख के? कि जो पार्टी का नाम है और एड्रेस है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। और इस कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हो एक केस है निपुण सक्सेना का, और भी बहुत सारे केसेस हैं जो कि सेक्शन 72 ऑफ बीएनएस में लिखे हुए आपको मिल जाएंगे नोट्स में। वहीं अगर ये जो चीज़ बोली गई ना यहाँ पे लास्ट प्रोवाइजो में, जैसे कि जो पार्टी है उनका नाम, एड्रेस वगैरह कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा ताकि उनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। अगर इसका कोई वायलेशन करे तो तब वो जाएगा सेक्शन 72 ऑफ बीएनएस में 2 साल प्लस फाइन के लिए। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 26 बीएनएसएस का होता है कंप्लीट। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और जैसे आप रील शेयर करते रहते ना अपने दोस्तों को, उनके बजाय ये काम की वीडियो भी शेयर कर लिया करो ताकि वो भी पढ़ ले, उनका भी कुछ भला हो जाए। और हाँ, अगर आपको मेरे किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए उनको बाय करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी गो विद जीनत के नाम से, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं काफी सारी चीजों की अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड करती रहती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।